अध्याय 261 द्वंद्व युद्ध। अद्भुत ब्लैक हॉक, अद्भुत हान सेन। ये निश्चित रूप से एक युगांतरकारी खेल है। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को इससे पहले कभी इतना आगे नहीं बढ़ाया गया था। ब्लैक हॉक जीत से केवल एक कदम दूर है, लेकिन वह एक कदम बहुत कठिन है, क्योंकि उनके सामने मिलिट्री अकादमी लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिंग जीवू है, वेन शिंगक्सियू ने रोमांचित होकर कहा। दर्शक भी उत्साहित हो गए। पूरी बढ़त के बावजूद ब्लैक हॉक ने जिंग जीवू के हाथों 3 खिलाड़ी गंवा दिए, जो वाकई एक राक्षस था। हालांकि इस समय जिंग जीवू ही अपनी टीम में एकमात्र जीवित व्यक्ति था। ब्लैक हॉक की तरफ से सिर्फ हान सेन और लू मेंग ही बचे थे। उनका इरादा जिंग जीवू को खत्म करने का था, लेकिन उनके सारे हमले बेकार गए। वह कोई इंसान नहीं है, लू मेंग ने एक पेड़ के पीछे से शाप दिया। सचमुच, हान सेन ने कहा, जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। जिंग जीवू पहाड़ से नीचे उतरकर जंगल में घुस गया था। इस समय उसे देखना लगभग नामुमकिन था और दोनों टीमें शुरुआती बिंदु पर सिमट गई थीं। दर्शकों की सांसें थम सी गईं। खेल से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को इतना आगे धकेल दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ब्लैक हॉक की रणनीति बेहद कामयाब रही। हालांकि जिंग जीवू अभी भी वहां था और उसे हराना लगभग असंभव था। जैसा कि वे चाहते थे, वे जिंग जीवू और हान सेन के बीच द्वंद्व युद्ध देख पाएंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी वहां मौजूद थे। हालांकि हान सेन को अपने साथी के साथ होने से कुछ फायदा था। हाँ, ब्लैक हॉक के कोच वाकई बहुत अच्छे हैं। लिन फैंग, तुम्हें लगता है कि हान सेन जीत सकते हैं? तांग जेनलियू मुस्कुराए और बोली। हान सेन का धनुष बहुत कमजोर है। उसका 11.0 धनुष जिंग जीवू जैसे किसी व्यक्ति पर निशाना लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि वे एक दूसरे के बहुत करीब न हो, लिन फैंग ने कहा। ये सही है। अपनी रणनीति के कारण उन सभी ने 11.0 धनुष चुने। हालांकि शुरुआत में ये सफल रहा, लेकिन जिंग जीवू जैसे खिलाड़ी के सामने ये हथियार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तांग जेनलियू ने जानबूझकर सिर हिलाया। जिंग जीवू, जो स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, एक असली राक्षस में बदल गया, मैदान पर चुपचाप फिसल रहा था। न तो हान सेन और न ही लू मेंग ने हिलने की हिम्मत की। जिंग जीवू कहाँ है, ये जाने बिना ही उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि वे 2 थे। हम यहाँ नहीं रुक सकते, लू मेंग ने उठने को तैयार होकर कहा। अचानक एक तीर उसकी ओर आकर लगा। हटो, हान सेन ने दहाड़ते हुए लू मेंग को धमकी देने वाले पर तेजी से तीर चलाया। टकराना। हान सेन के तीर तुरंत ही उछल गए और जिंग जीवू का तीर थोड़ा सा घूमकर लू मेंग के कंधे पर जा लगा। जिंग जीवू का तीर लू के दिल पर लगने वाला था, लेकिन एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कंधे पर लगने से लू भी बाहर हो गया। सब कुछ आपका, सेन। लू मेंग शांति से चला गया, क्योंकि उसने वह सब कुछ कर दिया था जो वह कर सकता था। दर्शक एक बार फिर आश्चर्यचकित थे कि जिंग जीवू कितना शक्तिशाली था। जब तक जिंग जीवू यहाँ है, हम कभी नहीं हारेंगे। ब्लैक हॉक जितनी चाहे कोशिश कर सकते हैं। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के छात्रों को गर्व का एहसास हुआ। जिंग जीवू वास्तव में राक्षस है। उनके पास बहुत बड़ा फायदा था। उन्हें किन चेंग की बजाय पहले जिंग जीवू से छुटकारा पाना चाहिए था। बकवास। इतनी दूरी पर जिंग जीवू से छुटकारा पाने के लिए 11.0 धनुष कैसे पर्याप्त हो सकता है? वास्तव में जिंग जीवू अपनी गति से उस तरह के तीर को पूरी तरह से चकमा दे सकता था। कितनी शर्म की बात है। ब्लैक हॉक वाकई एक बेहतरीन टीम है जिसके पास एक रचनात्मक कोच है। हालांकि वे जिंग जीवू से भिड़ गए। हान सेन लगातार अपने प्रतिद्वंदी को हर जगह ढूंढता रहा। भूल-भुलैया जैसे मैदान में जिंग जीवू अकेला शिकारी नहीं था। हान सेन भी जिंग जीवू को ढूंढ रहा था। दोनों छात्र मैदान में तेजी से आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई थी, फिर भी उनकी गतिविधियों ने युद्ध के समृद्ध अनुभव वाले दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। किसी भी उपकरण की मदद के बिना हान सेन और जिंग जीवू दोनों हमेशा एक कदम पहले ही खतरे से बच सकते थे और एक अनुकूल स्थान पा सकते थे। अगर ये सिर्फ एक बार होता तो इतना प्रभावशाली नहीं होता। लेकिन आधे घंटे बाद भी आप कोई शॉट नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हान सेन या जिंग जीवू को कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था। यह आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज खेलने जैसा था। एक दूसरे को देखे बिना दोनों महारथी बिना किसी आवाज के पूरे मैदान को अपनी बिसात बनाकर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जो लोग इस खेल को सचमुच समझते थे, वे इसे देखकर सांस ही नहीं ले पा रहे थे। तनाव और रोमांच असली मुकाबले से भी ज्यादा तीव्र था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हान सेन या जिंग जीवू अपने विरोधियों की सीमा में लाख बार आ गए थे, लेकिन वे हमेशा संकट से मुंह मोड़ सकते थे। जिंग जीवू ने 6 बार अपना धनुष उठाया और उसे वापस नीचे रखना पड़ा। और हान सेन भी वही हाल में था। बहुत प्रभावशाली। दोनों। कियू मिंगमेई की आंखें चमक उठीं और वह बुदबुदाए। वेन शिंगक्सियू ने कहा, यह सैन्य अकादमी लीग के इतिहास का सबसे बड़ा द्वंद्व हो सकता है। चाहे कोई भी हारे, वह हारा नहीं है। स्काईनेट के दर्शक भी उससे सहमत थे। बिल्कुल बढ़िया।
मुझे डर है कि हम भविष्य में भी ऐसी ही चीज़ नहीं देख पाएंगे। ये शर्म की बात है कि वे इतनी जल्दी एक दूसरे से भिड़ गए। फाइनल में ऐसा होना चाहिए था। मैं जिंगजीवू और हान सेन को फिर से एक दूसरे से लड़ते देखना चाहता हूं, लेकिन ये साल जिंगजीवू का सीनियर वर्ष है। हान सेन फिर से भाग ले सकते हैं, लेकिन जिंगजीवू नहीं। इतने मजबूत खिलाड़ी, मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी हारे। एक को दूसरे को हराना होगा। ये जिंगजीवू होना चाहिए। हान सेन का धनुष बहुत कमज़ोर है। अगर वह 14.0 से ज़्यादा का धनुष इस्तेमाल करता तो उसके पास जिंगजीवू को हराने का मौका होता, लेकिन रणनीति के लिए उसने 11.0 वाला चुना। हान सेन का जन्म 3 साल देर से हुआ। अगर वह सीनियर छात्र है और उसमें जिंगजीवू जैसी ताकत है तो ये द्वंद्व युद्ध देखना और भी बेहतर होगा। लगभग सभी लोग हान सेन पर विलाप कर रहे थे कि जब उनके पास बढ़त थी तब उन्होंने जिंगजीवू को क्यों नहीं हराया। द्वंद्व युद्ध में हान सेन के हाथ में 11.0 का धनुष होने के कारण उनके जीतने की संभावना बहुत कम थी। जिंगजीवू 600 फीट की दूरी से हान सेन को धमका सकता था, जबकि हान सेन 150 फीट की दूरी से जिंगजीवू पर गोली चलाने की गारंटी भी नहीं दे सकता था। यही कारण था कि लोग हान सेन के प्रति बहुत बुरा महसूस करते थे। अगले साल हम फिर यहाँ होंगे। ये देखकर कि हान सेन को गिरे हुए पेड़ों के क्षेत्र में मजबूर किया गया था और उसे जिंगजीवू का सामना करना पड़ा, जू तियानहाओ को गहरा अफसोस हुआ। वह 3 साल से हार रहा था और कभी दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाया था। इस साल वह फिर से यहाँ था और वह सचमुच जीतना चाहता था। लेकिन उनका प्रतिद्वंदी एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी था। इतनी मेहनत करने के बावजूद वे हारने वाले थे। जैसे ही जू तियानहाओ अगले साल के बारे में बात कर रहा था, उसे अचानक एहसास हुआ कि अब उसके पास एक और साल नहीं बचा है। यह उसका सीनियर साल था और टूर्नामेंट में उसका आखिरी साल। मिश्रित भावनाओं के साथ जू तियानहाओ की आंखें नम हो गईं। मुझे भी अपने जीवन के 10 साल देने हैं, कृपया हमें कोई चमत्कार दे दीजिए। जू तियानहाओ को घुटन महसूस हुई। सीटू जियांग की आंखें भी नम थीं। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ब्लैक हॉक इतनी दूर तक आ सकता है। उसकी योजना काम कर गई और अब मुकाबला राजा से राजा का था। बस एक ही बात थी कि हान सेन के हाथ में 11.0 का धनुष था। इस बिंदु पर सीटू जियांग की इच्छा थी कि वह मैदान में प्रवेश करे और हान सेन को एक मजबूत धनुष दे, जो असंभव था। हान सेन ने अपनी योजना पर अमल किया और सबसे अच्छा धनुष चुना ताकि योजना कामयाब हो सके, और यह योजना कामयाब रही। हालांकि सीटू शियांग को इस बात का इतना पछतावा हुआ कि उसने हान सेन से कोई मजबूत धनुष चुनने को नहीं कहा। जी आनरान और क्यू लिली घबराहट से अपने हाथ मरोड़ रहे थे और बिना पलक झपकाए खेल की छवि को घूर रहे थे। क्यू लिली, हान सेन जीतेगा, है ना? जी आनरान क्यू लिली से सकारात्मक उत्तर चाहती थी। बिल्कुल, वह प्रतिभाशाली है, को लिली ने निर्णायक रूप से कहा। वेन शियुशियु ने देखा कि हान सेन को गिरे हुए पेड़ों के बीच धकेल दिया गया है और आह भरी। हान सेन ने वाकई कमाल कर दिया। बस उसने गलत समय पर गलत धनुष पकड़ रखा था। अगर वह 16.0 धनुष वाला एक सीनियर छात्र भी होता तो यह एक शानदार द्वंद्व होता। ज्यादातर लोग वेन शियुशियु से सहमत थे। हान सेन वाकई ताकतवर था, लेकिन जिंगजीवू की तुलना में उसमें अभी भी कुछ कमी थी। लगता है अब भी तुम ही जिंगजीवू को हराओगे, तांग जेनलियू ने आह भरी। हालांकि वह तीरंदाजी में माहिर नहीं था, फिर भी उसने हान सेन की कमजोरियों को पहचान लिया था। लिन फैंग ने सहजता से कहा, जरूरी नहीं। उसने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं उसकी आंखों से बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि उसके पास क्या मौका होगा। इस खुली जगह में होने वाले द्वंद्व युद्ध में क्या वह सचमुच 11.0 धनुष से जीत सकता है? तांग जेनलियू ने पूछा। इस दुनिया में पूर्ण शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। लिन फैंग ने हान सेन और जिंगजीवू को गिरे हुए पेड़ों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ते देखा और कहा, हम कभी नहीं बता सकते कि ये दोनों खिलाड़ी कब इन दोनों जैसे हो जाते हैं। तांग जेनलियू जानता था कि हान सेन असाधारण है, हालांकि ऐसी परिस्थितियों में उसे हान सेन के जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। गिरे हुए पेड़ों वाले इलाके में घुसने के बाद हान सेन ने भागने की कोशिश नहीं की। वह जिंगजीवू के धनुष की सीमा में आ गया था और वैसे भी कोई आड़ नहीं थी। भागना बेकार था। जिंगजीवू हाथ में धनुष बाण लिए गिरे हुए पेड़ों के क्षेत्र में धीरे धीरे चला गया और उसने हान सेन पर तुरंत गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए कहा, तुमने अच्छा किया। दुर्भाग्य से हमें फिर से लड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह आज ही होगा। अगली बार क्यों, अभी या कभी नहीं। हान सेन स्थिर खड़ा रहा और उसने अपना धनुष उठाया। जिंगजीवू ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर हिलाया और अपना धनुष भी उठाया। 2 व्यक्ति, 2 धनुष, 2 बाण। रोशनी में वे 2 मूर्तियों की तरह खड़े थे। 0.1 सेकंड बाद दोनों अचानक एक साथ हिल गए। तीर हवा में थे और दोनों शरीर हिल रहे थे। जिंगजीवू का तीर जाहिर तौर पर हान सेन के तीर से कहीं ज्यादा तेज था।
जैसे ही उसने तीर छोड़ा, तीर हान सेन के चेहरे पर था। हान सेन थोड़ा सा बगल की ओर मुड़ा और बाल बाल तीर से बच गया। जिंग जीवू ज्यादा निश्चिंत था। इतनी दूरी होने के कारण हान सेन का तीर इतना धीमा था कि उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि जिंग जीवू फिर भी तेजी से हान सेन के पास गया और उस पर फिर से गोली चला दी। बाईं और दाईं ओर हिलते हुए हान सेन भी जवाबी गोलीबारी कर रहा था। दर्शक दंग रह गए। इस तरह के द्वंद्व युद्ध में दोनों अपने प्रतिद्वंदी पर कई बार निशाना लगाने में नाकाम रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि हान सेन की अजीब हरकतों के कारण जिंग जीवू 3 बार चूक गया। हे भगवान, 60 फीट पर 16.0 धनुष, फिर भी जिंग जीवू तीनों चूक गया। क्या जिंग जीवू की किस्मत बहुत खराब है या उस आदमी की किस्मत बहुत अच्छी है? एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के एक टीम सदस्य ने कहा। यह उनके भाग्य की बात नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हान सेन बहुत ज्यादा गुमराह करने वाला है। जब वह आगे बढ़ता था तो वह लगातार जिंग जीवू को गलत विचार देता था, जिससे जिंग जीवू को लगता था कि वह दूसरी दिशा में जा रहा है, जिसके कारण जिंग जीवू के निर्णय में गलतियां हुई, किन चेंग ने समझाया। लगता है वो अनजाने में ही हिल रहा था। पता चला कि ये वाकई एक कमाल का हुनर है। टीम के सभी सदस्य हैरानी से हान सेन की तरफ देखने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम अनजाने में जिंग जीवू के तीर से बच सकते हो? मैं शर्त लगा सकता हूं कि 900 फीट की ऊंचाई पर भी तुम नहीं बच सकते, किन चेंग ने शांति से उत्तर दिया। ये हान सेन वाकई कमाल का है। क्या जिंग जीवू अब भी जीत सकता है? टीम के सदस्य ने आश्चर्य से कहा। हालांकि हान सेन हमारी उम्मीद से बेहतर है, लेकिन उसका धनुष बहुत कमजोर है। जब तक उनकी दूरी 300 फीट से कम नहीं हो जाती, हान सेन निश्चित रूप से हार जाएगा। उसका तीर जिंग जीवू के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा और वह अब जिंग जीवू के तीरों को चकमा नहीं दे पाएगा, किन चेंग ने आत्मविश्वास से कहा। ये सही है। 300 फीट से 150 फीट की दूरी तक जिंग जीवू को पूर्ण लाभ होगा। अपनी क्षमता के साथ वह इस सीमा में कम से कम 6 शॉट लगा सकता है, जिससे उसकी जीत सुनिश्चित होगी, एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के कोच ने कहा। 300 से 150 फीट क्यों? एक टीम सदस्य ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि 150 फीट के भीतर हान सेन के तीर जिंग जीवू के लिए खतरा पैदा करने लगेंगे। यही कारण है कि जिंग जीवू को बहुत करीब जाने से बचना चाहिए, किन चेंग ने समझाया। किन चेंग सही कह रहे हैं। हान सेन उनकी दूरी को 150 फीट से कम करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा, उनके कोच ने कहा। न केवल किन चेंग ने ऐसा माना, बल्कि कियू मिंगमेई और अन्य तीरंदाजी मास्टर्स ने भी ऐसा माना। 300 फीट से 150 फीट की दूरी हान सेन के लिए नरक थी। अगर वह इससे पार पा लेता तो उसके पास अभी भी एक मौका हो सकता था, कियू मिंगमेई ने कहा। चूंकि हान सेन जिंग जीवू से केवल 300 फीट की दूरी पर था, सीटू जियांग गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहा था, वहां जाओ। उसे वहां जाना था। जाओ। जी यानरान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। आगे बढ़ो। हान सेन को जीतने में मदद करने वाले सभी लोग मन ही मन चिल्ला रहे थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि जीतने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि उनका प्रतिद्वंद्वी जिंग जीवू था, जिसके पास 16.0 का धनुष था। एक इवॉल्वर भी शायद पूरी तरह से चकमा नहीं दे पाएगा। हान सेन आगे बढ़े, जिससे उनकी दूरी 300 फीट से भी कम रह गई। सबके दिल धड़क रहे थे। जिंग जीवू ने अपनी सटीक सीमा में पहुंचते ही तीर चलाना शुरू कर दिया। हान सेन की तेज रफ्तार के बावजूद जिंग जीवू के तीरों की बौछार को रोकना मुश्किल था। हालांकि जब जिंग जीवू ने पहला निशाना साधा तो हान सेन ने एक ही पल में 3 तीर चला दिए। जैसे ही जिंग जीवू का तीर हान सेन के कंधे से टकराया, हान सेन ने तुरंत 3 और तीर चलाए। बिल्कुल नहीं, किन चेंग और उसके कोच ने एक साथ कहा। यहां तक कि कियू मिंगमेई, सितु जियांग, वेन शियुक्सियु, तांग जेनलियू और लिन फैंग भी हैरान थे। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि हान सेन इतनी दूरी से पूर्ण हमला करेगा, जो 11.0 धनुष से भी परे था। अगर हान सेन का प्रतिद्वंदी कोई और सैन्य स्कूल का छात्र होता तो हान सेन के पास कुछ मौका होता, लेकिन उसके सामने जिंग जीवू खड़ा था और हान सेन चाहे जितने भी तीर चला ले, निशाना लगाना नामुमकिन था। हान सेन दौड़ा, उसे और पास आना चाहिए था। इतनी दूरी पर जिंग जीवू के लिए उसके तीरों से बचना आसान है। वेन शियू घबरा गया। चाहे वह इसे किसी भी नजरिए से देखे, हान सेन इतनी दूरी पर जिंग जीवू के लिए कोई वास्तविक खतरा नहीं बन सकता था। हान सेन पर इतनी जल्दी हमला करने से कोई फायदा नहीं होगा। भयानक। हान सेन को अपना समय लेना चाहिए था, तांग जेनलियू कहे बिना नहीं रह सका। उसके पास समय नहीं था। यह उसका आखिरी मौका है। जिंग जीवू की क्षमता के कारण वह 150 फीट से ज्यादा पास नहीं आ सकता था और अगर आ भी जाता तो भी वह चूक सकता था, लिन फैंग ने जवाब दिया। हालांकि यह सही है, लेकिन अब हमला करना भी उतना ही बेकार है। मेरा मानना है कि उसके तरकश में केवल 20 के आसपास तीर बचे हैं, और जब वह उन सभी का इस्तेमाल कर लेगा तो उसके पास और कोई चारा नहीं बचेगा और वह हार जाएगा, तांग जेनलियू ने कहा।
तो उसे यहीं जीतना होगा, लिन फैंग ने कहा। कैसे? कोई विचार नहीं, लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं सूझा? मुझे लगता है हान सेन तो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। तांग जेनलियू ने आह भरी। सबकी नज़रों के सामने हान सेन जिंग जीवू के और करीब पहुंचता जा रहा था। 11.0 धनुष के अपने फायदे भी थे जिससे हान सेन आसानी से तीरों की बौछार कर सकता था। जिंग जीवू की ओर तीरों की बौछार हुई। हालांकि वे सभी उससे बच गए, लेकिन उन्होंने जिंग जीवू को इधर उधर भागने पर मजबूर कर दिया। हान सेन ने मौके का फायदा उठाया और जिंग जीवू की तरफ दौड़ पड़ा। हालांकि कोई भी बता सकता था कि उसकी गति इतनी तेज थी कि 150 फीट तक पहुंचने से पहले ही उसके तीर खत्म हो गए होंगे। जिंग जीवू इतना शक्तिशाली था कि जब वह सभी तीरों से बच रहा था, तब भी वह असंभावित स्थितियों का उपयोग करके निशाना लगाने में सक्षम था। हान सेन जिंग जीवू से लगभग 220 फीट दूर था और उसे जिंग जीवू के तीरों से बचने के लिए स्पार्टिकल का अत्यधिक उपयोग करना पड़ा। एक तीर हान सेन के चेहरे के पास से गुजरा। हवा के झोंके से हान सेन के बाल भी टूट गए। ये तीर इतना शक्तिशाली था कि रबर के सिरे से बना होने के बावजूद भी ये किसी के चेहरे पर लगने पर गंभीर क्षति पहुंचाता था। हान सेन ने फिर भी हार नहीं मानी। जिंग जीवू के तीर से दूर हटते हुए उसने जमीन पर सिर्फ एक पैर रखकर खुद को स्थिर किया। अपने शरीर को पूरी तरह झुकाकर हान सेन फिर भी जिंग जीवू पर निशाना लगाने में कामयाब रहा। इस गोली के बाद हान सेन पूरी तरह से अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। हान सेन की हरकतें जिंग जीवू की नज़रों में उत्तेजक थीं। जब हान सेन अपना संतुलन खो बैठा तो उसने खुद को बचाने की कोशिश किए बिना हमला जारी रखा। जिंग जीवू ऐसी चुनौती से नहीं डरता था। उसने एक साथ 2 तीर चलाए। एक तीर हान सेन के तीर पर लगा, जबकि दूसरा हान सेन के चेहरे पर लगा, जो मानो चकमा देने की क्षमता खो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन ने जिंग जीवू के हमले से बचने की पूरी कोशिश छोड़ दी थी। गिरने से पहले उसने जिंग जीवू पर 2 बार गोली चलाई। स्टैंड उत्साह से भर गया। किसी ने नहीं सोचा था कि द्वंद्व इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। इस समय तो ऐसा लग रहा था कि हान सेन पहले ही हार चुका है। हान सेन का धनुष इतना कमज़ोर था कि उसके तीर जिंग जीवू को कभी नहीं मार सकते थे। अगर मार भी पाते तो वे जिंग जीवू के तीरों से बहुत धीमे होते, इसलिए वह पहले ही मारा जाता। जिंग जीवू के तीर इतने शक्तिशाली थे कि हान सेन के 2 तीर भी जिंग जीवू को लग जाएं तो भी वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था कि परिणाम पहले से ही स्पष्ट था। हान सेन का कोई भी तीर जिंग जीवू को छू नहीं सका, जबकि जिंग जीवू का तीर हान सेन के दोनों तीरों के बीच से गुजरा और बिजली की तरह तुरंत हान सेन के चेहरे पर लगा। धिक्कार है, जी आनरान अब और नहीं देखना चाहती थी। सब खत्म हो गया। सीटू शियांग पछतावे से भर गई। काश वह हान सेन को एक मजबूत तीर दे पाती ताकि वह एक निष्पक्ष द्वंद्व युद्ध कर सके। हान सेन को इस तरह खेल नहीं हारना चाहिए था। वेन शियूक्सियू ने भी अफसोस जताते हुए कहा, यहाँ तक कि सम्राट भी राक्षस को नहीं हरा सका। सभी को लगा कि हान सेन हारने वाला है। हालांकि जब वह तीर हान सेन के पास पहुंचा तो हान सेन ने अपना संतुलन पूरी तरह खोकर डोरी खींच ली। हान सेन के हाथ में मौजूद तीर बाहर नहीं निकला। हान सेन ने तीर की पूंछ पकड़ी और उसके सिरे से जिंग जीवू के तीर पर वार किया। इस तरह हान सेन अपने शरीर के वजन का उपयोग करके आने वाले तीर को हटा रहा था, जो दूर जा गिरा और हान सेन स्वयं जमीन पर गिर गया। इस समय हान सेन द्वारा छोड़े गए 3 तीरों में से पहला तीर जिंग जीवू के दूसरे तीर से टकराया, जबकि हान सेन के अन्य 2 तीर जिंग जीवू की ओर उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि आखिरी 2 तीरों की सटीकता कम हो गई थी क्योंकि वे हान सेन के गिरते समय चलाए गए थे। एक बाएं मुड़ गया और दूसरा दाएं, जिंग जीवू के शरीर के पास से उड़ते हुए निकल गया। जब दर्शक आहें भर रहे थे, जिंग जीवू के हाव भाव बदल गए। जिंग जीवू के तीर से जो तीर रुकना था वह रुका नहीं, बल्कि जिंग जीवू की ओर बढ़ता रहा। ये कैसे संभव है? जिंग जीवू ये गलती कैसे कर सकता है? किन चेंग अचानक बाड़ पकड़ते हुए खड़ा हो गया। गलती? ये कैसे हो गया? वेन शियू भी हैरान था। जिंग जीवू जैसा इंसान कभी गलती नहीं करेगा। अपने 4 साल के सैन्य स्कूल अध्ययन में जिंग जीवू ने विभिन्न प्रकार की हजारों प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिनमें उसने कभी एक भी गलती नहीं की थी। अद्भुत। सीटू जियांग को नहीं पता था कि जिंग जीवू क्यों चूक गया होगा, लेकिन वह बहुत खुश थी। इस गलती की वजह से हान सेन का तीर पहले ही जिंग जीवू के चेहरे पर लग चुका था, और जिंग जीवू ने यह भी देखा कि हान सेन के बाकी 2 तीर उसके चेहरे पर हर जगह रुक गए थे जहां से वह बच सकता था। जिंग जीवू ने तुरंत सही फैसला किया। हान सेन की तरह उसने भी अपने धनुष की डोरी खींची, लेकिन तीर नहीं चलाया। जिंग जीवू ने अपने तीर की पूंछ पकड़ी और उसके सिरे से हान सेन पर वार किया। सब लोग जिंग जीवू के हाथों को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जिंग जीवू के तीर का सिरा हान सेन के तीर से टकराने वाला है। सबको लग रहा था कि हान सेन का तीर झटक कर दूर चला जाएगा। आखिरकार हान सेन और जिंग जीवू तो एक ही तरीका अपना रहे थे।
अब हान सेन का तीर 11.0 धनुष से छोड़ा गया था, इसलिए उसके वापस उछल जाने की संभावना और भी ज्यादा थी। लेकिन हान सेन का तीर अचानक जिंदा हो गया और जिंग जीवू के तीर के सिरे से आधा इंच दूर चला गया। सांप की तरह वह जिंग जीवू के तीर के नीचे घुस गया और जिंग जीवू की छाती पर जा लगा। नीचे देखते हुए जिंग जीवू हक्का बक्का रह गया। किन चेंग अवाक रह गया। वेन शियू, सीटू जियांग, अलियन सेंट्रल मिलिट्री अकादमी और ब्लैक हॉक मिलिट्री अकादमी के सभी टीम सदस्य और सभी दर्शक भी अवाक रह गए। हालांकि सभी ने देखा कि क्या हुआ था, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जिंग जीवू को इस तरह मारा जाएगा। जी आनरान और क्यू लिली पागलों की तरह खुशी से उछल रहे थे। जिंग जीवू बाहर है, शी जिकांग बुदबुदाया। मुझे ऐसा लगता है झांग यांग को इस बारे में पूरा यकीन नहीं था। ब्लैक हॉक टीम में किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा वास्तव में हुआ था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस अजय राक्षस जिसने 3 साल तक मिलिट्री अकादमी लीग पर राज किया था, पर इस तरह प्रहार हुआ। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी, जिंग जीवू आउट, आर्चर, ब्लैक हॉक, हान सेन। जब मैदान में एआई की आवाज गूंजी तो सभी लोग अपने होश में आ गए। शी जिकांग ने लू मेंग को गले लगाया, चिल्लाया और घूम गया। हम जीत गए। जू तियानहाओ अभी भी वहीं बैठा था, उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी भरी हुई थी। झांग यांग ने अपने हाथों से तौलिया फेंक दिया और बाड़ के ऊपर से कूदकर हान सेन की ओर दौड़ा, और टीम के अन्य साथी उसके पीछे पीछे हान सेन के पास पहुंचे। कोच, क्या हम अभी जीत गए? टीम मैनेजर ने सीटू जियांग की ओर अविश्वास से देखा। हाँ, हमने किया। सीटू जियांग मैनेजर और खुद दोनों को जवाब दे रही थी। पूरा आयोजन स्थल और स्काईनेट पागल हो रहे थे। जिंग जीवू हार गया। ये तीर किस चीज से बना है? क्या मैंने इसे सही देखा? इसने जिंग जीवू के तीर को ही चकमा दे दिया। एक युग समाप्त हो गया। राक्षस अभी अभी हार गया। अविश्वसनीय। वेन शियू को लगा जैसे उसका खून खौल रहा है और उसकी आवाज बदल रही है। इसकी परवाह न करते हुए वह जोर से चिल्लाई, चमत्कार! ब्लैक हॉक ने चमत्कार किया, हान सेन ने चमत्कार किया। राक्षस जिंग जीवू चमत्कारी तीर से मारा गया। हमारे नए सम्राट ने खुद को एक तीर से ताज पहनाया है। यदि आप सम्राट हैं, मुझे तुम्हें ताज पहनाने दो। यदि आप सम्राट हैं, कृपया मेरी आस्था और निष्ठा स्वीकार करें। यदि आप सम्राट हैं, हमें खुश होने का कारण देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यदि आप सम्राट हैं, कृपया अपनी विजय का तीर ऊंचा रखें और हमें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करें। इस पल आप सम्राट हैं। इस पल आप हमारे शासक हैं। इस पल केवल आप ही हमें खुशी दे सकते हैं। इस पल हम आपके अनुयायी हैं। हम आपके लिए खुश हैं। हमें आप पर गर्व है, क्योंकि आप हमारे सर्वशक्तिमान सम्राट हैं। वेन शियूक्सियू ने हान सेन की जीत का जश्न मनाने के लिए लिखी गई गद्य रचना को जोर से पढ़ा। एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के सभी प्रशंसक जा चुके थे, जबकि बाकी दर्शक नाच रहे थे। स्काईनेट पर यह सब चल रहा था क्योंकि लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हान सेन ने जिंग जीवू को पागलों की तरह पीटा। क्या शॉट था! उसने ये कैसे किया? पुराना राजा चला गया है और नए राजा का राज्याभिषेक हो गया है। भविष्य में हान सेन सैन्य अकादमी लीग पर शासन करेगा। महाराज अमर रहें। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। क्या जिंग जीवू सचमुच हार गया? यह एक नए युग की शुरुआत है। राक्षस सम्राट के तीर के नीचे मर गया। वह निशाना बहुत अजीब था। क्या उसने उस तीर के साथ कुछ किया? क्या वह उसे दूर से नियंत्रित कर सकता है? उसने केवल एक तीरंदाजी मैच जीता है। उसे सम्राट कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। महाराज अमर रहें। कितना अजीब शॉट है। उस रात किसी को नींद नहीं आई। ब्लैक हॉक स्कूल की पूरी टीम की नींद उड़ गई, सीटू जियांग समेत। जिंग जीवू को अपनी टीम में लेकर एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को हराना एक सपने जैसा था। सभी सैन्य अकादमियों का एक ही सपना था और वे ही इसे साकार कर पाए, तीरंदाजी में जिंग जीवू को हराना। हालांकि संयोग और ढेर सारी किस्मत थी, फिर भी जीत तो जीत थी। वे विजेता थे। यदि कल उनका मैच न होता और उन्हें आराम करना होता तो वे बाहर जाकर पूरी रात पार्टी करते। बिस्तर पर लेटे हुए भी वे इतने उत्साहित थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। हान सेन, क्या हम सचमुच जीत गए? शी जिकांग ने बिस्तर पर लेटे हुए पूछा। हाँ, हान सेन ने उत्तर दिया। झांग यांग, क्या हम सचमुच जीत गए? शी जिकांग ने झांग यांग से फिर पूछा। हाँ, झांग यांग ने उत्तर दिया। विक्टर, शी जिकांग के पूछने से पहले ही लू मेंग ने सीधे कहा, अगर आप हमें परेशान करते रहेंगे तो हम कोच सीटू जियांग को सुझाव देंगे कि वे आपको कल बेंच पर बैठा दें। अरे, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने तो राक्षस को भी हरा दिया और तुम मुझे जाने नहीं दोगे जब हमारा प्रतिद्वंदी कमजोर है। शी जिकांग उछल पड़ा। आप एक और वाक्य कहने की कोशिश कर सकते हैं, लू मेंग ने शांति से कहा। शी जिकांग ने मुंह तो खोला पर आवाज नहीं निकाली। उसे सचमुच डर था कि कल वह स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा।
सीटू जियांग को भी नींद नहीं आ रही थी। अब तक उसे मैच के नतीजे के बारे में अभी भी अवास्तविक लग रहा था। उनकी टीम ने एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी को हराया और अन्य सभी सैन्य स्कूल कोचों के सपने को साकार किया। हान सेन, तुम अद्भुत हो। सीटू जियांग की इच्छा थी कि काश हान सेन उसके सामने होते ताकि वह उसे गले लगा सके। ब्लैकहॉक टीम के सदस्य सो नहीं सके और सारा मीडिया भी पागल हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी ब्लैकहॉक से हार जाएगी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। ब्लैकहॉक और एलायंस सेंट्रल मिलिट्री अकादमी के बीच हुए मुकाबले को सभी मीडिया ने खूब सराहा। ब्लैकहॉक की रणनीति और हान सेन व जिंग जीवू के बीच हुए द्वंद्व युद्ध के मुख्य आकर्षण थे। ज्यादातर मीडिया ने वेन शियू के हवाले से हान सेन को सम्राट बताया। रातों रात यह उपनाम पूरे गठबंधन में मशहूर हो गया। जिंग जीवू इतना प्रसिद्ध था कि उसे हराने वाला एकमात्र व्यक्ति हान सेन बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया और उसे सैन्य अकादमी लीग का नया शासक माना गया। अचानक जिंग जीवू कल की खबर लगने लगा और हान सेन नया प्रचार बन गया। छत पर 3 युवक रेलिंग पर झुककर शहर का रात्रि दृश्य देख रहे थे। आप असफलता के बारे में कैसा महसूस करते हैं? तांग जेनलियू ने कुछ बियर पी और मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे जिंग जीवू से पूछा। बुरा नहीं, हान सेन मेरी उम्मीद से बढ़कर था। मैं हार गया। जिंग जीवू मुस्कुराया। तो आखिरी गोली का क्या हुआ? तांग जेनलियू खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। तीर घूम रहा था, जिंग जीवू ने सहजता से कहा। तीर घूम रहा था से तुम्हारा क्या मतलब है? तांग जेनलियू रुक गया और जिंग जीवू को समझ नहीं पाया। तीर हाथ से फेंकने के बजाय धनुष से चलाया जाता था। जब तक तीर विशेष न हो, तीर का घूमना असंभव था। टूर्नामेंट में सभी तीर प्रायोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए साधारण तीर थे, इसलिए तीर स्वयं भी नहीं घूम सकता था। मुझे नहीं पता, जिंग जीवू ने उत्तर दिया। तुम्हें कैसे पता नहीं? तांग जेनलियू ने हैरानी से जिंग जीवू को देखा। जिंग जीवू उस तीर के सामने था। अपने हुनर से उसे जरूर पता चल जाएगा कि तीर में कोई बदलाव हुआ है या नहीं। लिन फैंग ने बीच में ही कहा, वास्तव में वह नहीं जानता। इस तरह घूमते हुए तीर को चलाने के तरीके हैं, हवा के प्रवाह का उपयोग करके तीर को अपनी दिशा बदलने के लिए प्रेरित करना। हालांकि उनमें से कोई भी अविकसित व्यक्ति द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता है। दिलचस्प आदमी है। बदकिस्मती से यह मेरा आखिरी साल है और मुझे उससे दोबारा लड़ने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जिंग जीवू ने खाली बोतल कूड़ेदान में फेंक दी और सीढ़ियों की ओर चल दिया। अलविदा दोस्तों, उम्मीद है फिर मिलेंगे। अब आपके पास क्या योजना है? लिन फैंग ने पूछा। असल में मैं टूर्नामेंट के बाद युद्ध क्षेत्र जाना चाहता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज रात ही निकल जाऊंगा, जिंग जीवू ने बिना सिर घुमाए कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लिन फैंग ने जिंग जीवू को जाते हुए देखकर कहा। जिंग जीवू रुका, पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। तुमने भी तो उससे लड़ाई नहीं की है ना? तुम्हारा मतलब हान सेन है? लिन फैंग रुका और समझ गया। जिंग जीवू मुस्कुराया और चला गया। उसका क्या मतलब है? तांग जेनलियू उलझन में पड़ गई। उसका मतलब था कि अगर उसने हान सेन को नहीं हराया तो शायद मैं भी नहीं हरा पाऊंगा, लिन फैंग ने लापरवाही से कहा। यह जवाब सुनकर तांग जेनलियू अपना आश्चर्य भी नहीं छिपा सका। अगले कुछ राउंड में ब्लैकहॉक के प्रतिद्वंद्वी मजबूत टीमें नहीं थीं, जिससे उन्हें अभ्यास के अधिक अवसर मिले। अपने नए आत्मविश्वास और हान सेन के अविश्वसनीय घूमते तीरों के साथ ब्लैकहॉक इस वर्ष के तीरंदाजी टूर्नामेंट का चैंपियन बन गया। हर मीडिया नई चैंपियन टीम के बारे में पागल था और ब्लैकहॉक चमत्कार, नया सम्राट और अविश्वसनीय तीरंदाजी कौशल जैसे सभी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे हान सेन सभी सैन्य स्कूल के छात्रों के बीच नया सितारा बन गया। अब सभी सैन्य स्कूलों को पता था कि ब्लैकहॉक के पास जिंग जीवू जैसा अच्छा तीरंदाज है। जब तीरंदाजी स्कूल की टीम ब्लैकहॉक लौटी तो उनका शानदार स्वागत हुआ और स्कूल ने उन्हें शानदार इनाम दिए। उनके प्रदर्शन को स्कूल की वार्षिक पुस्तिका में भी दर्ज किया गया। ये पहली बार था जब ब्लैकहॉक ने मिलिट्री अकादमी लीग में चैंपियनशिप जीती थी। यदि वर्तमान नियम एक खिलाड़ी को कई मदों में भाग लेने की अनुमति देते हैं, तो ब्लैकहॉक के अध्यक्ष चाहेंगे कि हान सेन प्रत्येक मद के लिए नामांकन करें। तीरंदाजी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत खेल कोई वास्तविक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि 10 सबसे लोकप्रिय तीरंदाजों के बीच एक प्रदर्शनी मैच था। हान सेन की प्रसिद्धि और घूमते तीरों की बदौलत उन्होंने बिना किसी संदेह के पहला स्थान हासिल कर लिया। हालांकि यह गौरव टीम के रूप में जीतने से बहुत कम था, लेकिन इसने हान सेन को अतिरिक्त शैक्षणिक श्रेय दिया। घूमता हुआ तीर हान सेन द्वारा बीटल नाइट के घूमते हुए भले और यिन यांग ब्लास्ट के सिद्धांत के संदर्भ में बनाया गया था। 3 महीनों के दौरान जब हान सेन ने बीटल नाइट से लड़ाई की तो उसने इस कौशल के अलावा कुछ भी नहीं सीखा, जिसके कारण जिंग जीवू के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में उसकी जीत हुई। फिर भी जीतना उसकी किस्मत का खेल था। अगर उसे दोबारा ऐसा करना होता तो हान सेन को यकीन नहीं था कि वह जिंग जीवू को हरा पाएगा। ब्लैकहॉक की चैंपियनशिप एकमात्र चमत्कार थी। आसमान नीला था और समुद्र तट गर्म था।
दूध की तरह गोरी त्वचा, लंबी टांगें और खूबसूरत शरीर वाली एक सुंदरी बिकिनी के अलावा कुछ भी नहीं पहने हुए पानी में डुबकी लगा रही थी। समुद्र तट की छतरी के नीचे लेटे हुए हानसेन अपनी नज़रें बिकिनी में जी यानरान से हटा नहीं पा रहे थे। जिंदगी अच्छी है। जी यानरान का आकर्षक रूप देखकर हानसेन को लगा कि ईश्वर उससे प्यार करता है। जी यानरान ने अपना वादा निभाया और उसे छुट्टियों पर ले गई, जो हानसेन की उम्मीद से भी बढ़कर था। जी यानरान ने स्कूल से छुट्टी भी मांग ली। मैं बहुत आकर्षक आदमी हूँ। हानसेन ने अपना धूप का चश्मा उतारा और लेंस में अपना प्रतिबिंब देखा और अपने सुंदर रूप की सराहना की। तुम तैरने क्यों नहीं जाते? जी यानरान समुद्र तट पर लौट आए और हानसेन से पूछा। हैरी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी पतली कमर को पकड़ा और उसके कान में फुसफुसाया, हमारे पास 4 दिन और 3 रातें हैं, जिसके लिए मुझे कुछ ऊर्जा बचानी होगी। जी यानरान अचानक शर्मा गई और हानसेन की कमर पर चुटकी काटी। हानसेन शिकायत कर ही रहा था कि वह भागकर दूसरी कुर्सी पर जा बैठी। यहाँ कोई क्यों नहीं है? तुमने पूरा समुद्र तट किराए पर तो नहीं लिया था? हैरी ने इधर उधर देखा और उसे जिज्ञासा हुई कि उसने यहाँ दूसरे पर्यटकों को क्यों नहीं देखा। तुमने कभी समुद्र तट किराए पर लेने जैसी बात सुनी है? जी यानरान ने आंखें घुमाईं और कहा, यह एक निजी समुद्र तट है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। समुद्र तट आपका है? हानसेन आश्चर्यचकित हुआ। मुझे नहीं पता, जी यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन ये गृह मेरे चाचा का है। हानसेन ने जो पानी पिया था उससे उसका गला घुट गया। वह जानता था कि जी यानरान एक अमीर परिवार से है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वे इतने अमीर होंगे। बहुत बढ़िया, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हानसेन मुस्कुराया और बोला। तुम्हारी मर्जी, मेरे परिवार में सिर्फ बेटे ही पारिवारिक व्यवसाय की विरासत संभाल सकते हैं। अब मैं परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तो सब तुम्हारे हाथ में होगा, जी यानरान ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। तुम्हारी मुझसे शादी करने की इतनी तीव्र इच्छा है? मैंने अभी तक ये तय भी नहीं किया है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या नहीं। हानसेन ने उससे हैरान होने का नाटक किया। हाँ, जी यानरान अचानक शर्मिंदगी से गुस्सा हो गई और खुद को हानसेन पर फेंक दिया। चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान के साथ हानसेन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके आकर्षक होठों को चूम लिया। जी यानरान ने थोड़ा संघर्ष किया और हार मान ली, साथ ही चुंबन का आनंद भी लिया। हानसेन का हाथ जी यानरान की कमर और नितंबों के बीच घूम रहा था, क्योंकि वह इस खूबसूरत लड़की को यहीं समुद्र तट पर पाने में हिचकिचा रहा था। अचानक सीटी की आवाज़ के साथ हानसेन को एक पुरानी नाव आती हुई दिखाई दी। हानसेन ने ऐसी चीज़ सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। जी यानरान फौरन हानसेन की बाहों से उठ खड़ी हुई। जैसे ही नौक घाट पर पहुंची, लगभग 25 साल का एक युवक कुछ अंगरक्षकों के साथ नीचे उतरा और उस जोड़े की ओर बढ़ा। मुस्कुराते हुए उस युवक ने दूर से ही जी यानरान को हाथ हिलाकर कहा, जी यानरान, आपको हमसे मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। भाई, मैं अब एक सैन्य स्कूल का छात्र हूं और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। जी यानरान ने हानसेन का परिचय उस युवक से कराया, यह मेरे सहपाठी हानसेन हैं। हानसेन, यह मेरे भाई जी लिंगफेंग हैं। भाई, हानसेन ने सीधे जी लिंगफेंग को पुकारा। जी यानरान शर्मा गई। जी लिंगफेंग रुककर मुस्कुराया, हानसेन, क्या तुम वही हो जिसने तीरंदाजी प्रतियोगिता में जिंग जीवू को हराया था? हाँ, यह मैं ही हूँ, हानसेन ने सहजता से कहा। बहुत प्रभावशाली, कोई आश्चर्य नहीं कि जी यानरान तुम्हें वापस ले आएगी। जी लिंगफेंग ने अपनी बहन की ओर देखा। जी यानरान शर्मा गई और मुंह बना लिया। भाई, तुम हमें लेने आए हो या बातें करने? तो फिर हम जहाज़ पर बात करेंगे। जी लिंगफेंग ने उस जोड़े को जहाज़ पर ले लिया और फिर नौक समुद्र में चली गई। हानसेन, क्या तुम कोई शराब पीने का खेल जानते हो? जी लिंगफेंग लाउंज में बैठ गए और हानसेन के सामने शराब की 2 बोतलें रख दीं। कुछ, हानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब नौक एक बगीचे जैसे द्वीप के सामने रुकी तो जी लिंगफेंग अपने अंगरक्षक की पीठ पर नौक से उतर आया। वह इतना नशे में था कि वह खुद चल भी नहीं पा रहा था। जी लिंगफेंग द्वीप पर विला पहुंचते ही सीधे बिस्तर पर चले गए। हानसेन और जी यानरान को उनके बिना ही रात का खाना खाना पड़ा। मुझे याद है, भाई ने कहा था कि वहाँ एक गर्म पानी का झरना है। क्या हम वहाँ चलें? खाने के बाद हानसेन ने अपनी प्रेमिका को देखा। जी यानरान शर्मा गई क्योंकि उसे पता था कि वह आदमी क्या सोच रहा है। वह हानसेन को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि उसे लगा था कि उसके भाई की मौजूदगी में हानसेन ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जी लिंगफेंग इतनी जल्दी नशे में धुत हो जाएगा। गर्म पानी के विशाल कुंड में जी यानरान और हानसेन ही 2 लोग थे। आधे घंटे के अंदर जी यानरान का पूरा शरीर आकर्षक रूप से गुलाबी हो गया। हानसेन अब खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने लड़की को अपनी बाहों में जकड़ लिया और तेजी से बेडरूम की ओर चल दिया। उसका सिर हानसेन की छाती में दबा हुआ था। जी यानरान ऐसे अंग फैलाए हुए थी जैसे कि वह नशे में हो।
हान सेन ने जी यानरान को सफ़ेद चादर पर रख दिया। जी यानरान की आंखें चमक रही थीं और गाल गुलाबी। मेरी प्यारी, मैं आ रहा हूँ। हान सेन ने खुद को उसकी ओर फेंका। 4 दिनों की यात्रा हान सेन को 1 सेकंड के समान लगी। जब वह ब्लैक हॉक वापस आया तो हान सेन ने ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश किया और विशेष दस्ते के कामकाज में लग गया। बादल के जानवर को पवित्र रक्त वाले प्राणी में विकसित होने में अभी भी 1 महीने से ज़्यादा का समय लगेगा। हान सेन ने इस समय का उपयोग कुछ उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार करने की योजना बनाई। उत्परिवर्ती जीवों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी जगह डार्क स्वैम्प थी, लेकिन वहां के उत्परिवर्ती जीव बहुत बड़े थे। डेविल डेजर्ट में भी बहुत सारे उत्परिवर्ती जीव थे, लेकिन वे अक्सर समूहों में दिखाई देते थे, जो परेशानी का सबब था। कुछ विचार करने के बाद हान सेन ने जेड ड्रैगन पर्वत पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। विशेष दस्ते का मुखिया बनने से पहले हान सेन को आसपास के कुछ पहाड़ों के नाम ही पता थे, लेकिन उनकी बारीकियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। मुखिया बनने के बाद हान सेन ने कई उपयोगी अंदरूनी जानकारियां पढ़ीं, जिनमें से ज़्यादातर जेड ड्रैगन पर्वतों के बारे में थीं। यद्यपि जेड ड्रैगन पर्वत की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन वास्तव में किसी ने वहां शिकार करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि आश्रय में मौजूद 3 बड़े गिरोहों ने भी जेड ड्रैगन पर्वतों में जीवों का शिकार करने की हिम्मत नहीं की। मुख्य कारण जेड ड्रैगन पर्वतों में उन्नत जीवों की बहुतायत थी। हान सेन ने सुना था कि खूनी हत्यारा भी वहीं से आया था। वहां गए लोगों के वृतांतों से प्राप्त सामग्री के अनुसार कई पवित्र रक्त वाले प्राणी जेड ड्रैगन पर्वतों के किनारे एक साथ दिखाई देते थे। वहां गए अधिकांश लोग मर चुके थे और जो कुछ लोग वापस लौट पाए थे उन्होंने वहां दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। ये योग्यता के प्रश्न से परे था। जहां बहुत सारे पवित्र रक्त वाले प्राणी हों, वहां एक बड़ा समूह भी उपयोगी नहीं होता। जीवित बचे लोगों ने 300 फुट लंबी विशालकाय सर्पिनी, काले बादल के टुकड़े जितना बड़ा एक पक्षी तथा पहाड़ी जैसे विशालकाय जानवर आदि का वर्णन किया था। हान सेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात यह थी कि बचे हुए लोगों ने कोई साधारण या आदिम जीव नहीं देखा। सबसे कम विकसित जीव उत्परिवर्ती जीव थे। यद्यपि यह जोखिम भरा था, लेकिन हान सेन के पास एक पवित्र रक्त रंग परिवर्तक जानवर आत्मा थी, जो उसे चुपके से घुसने और अवसर तलाशने में मदद कर सकती थी। जहां तक उसकी गंध का सवाल है, हान सेन ने अपने विशेष दस्ते के क्रेडिट का एक बिंदु इस्तेमाल किया और वनस्पति जल की एक बोतल खरीदी, जो मानव जाति की गंध को छिपाने के लिए एक आजमाया हुआ और सच्चा समाधान था। सारी तैयारी के बाद हान सेन हीरे की तलवार और बीटल नाइट का भाला लेकर जेड ड्रैगन पहाड़ों की ओर रवाना हो गया। म्याऊथ की तेज गति के बावजूद हान सेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 8 दिन लग गए और रास्ते में उन्हें कोई शिकार भी नहीं करना पड़ा। जेड ड्रैगन पहाड़ों के किनारे पर हान सेन बहुत सावधान हो गया। उसने म्याऊ को दूर ले जाकर वनस्पति जल को अपने ऊपर छिड़क लिया। अपना पवित्र रक्त कवच पहने हान सेन पहाड़ों की ओर चल पड़ा। हालांकि उसके पास पंख थे, फिर भी हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह उड़ सके। एक पवित्र रक्त से उड़ने वाली जानवर आत्मा तेज तो होती है, लेकिन एक उड़ने वाले पवित्र रक्त से कमतर। अगर हान सेन उड़ने का फैसला करता तो यह आत्मघाती कदम होता। हान सेन रंग बदलने वाली राक्षसी आत्मा का तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास आकार बदलने वाली राक्षसी आत्मा का इस्तेमाल करने की एक समय सीमा थी। हान सेन आकार बदलने का चुनाव तब तक नहीं करता जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। जेड ड्रैगन पर्वत बाकी जगहों से अलग थे। यहाँ तक कि शैतानी रेगिस्तान में भी हर जगह साधारण और आदिम जीव दिखाई देते थे। हालांकि जब से हान सेन इन पहाड़ों में आया था, उसने एक भी जीव नहीं देखा था। पहाड़ काले पत्थरों से बने थे, उन पर बमुश्किल ही कोई पौधा था। परिदृश्य उजाड़ और उदास था। काफी देर तक सफर करने के बाद आखिरकार उसे एक विशालकाय जानवर दिखाई दिया। उसके खुरों की आवाज सुनकर ही हान सेन को लगा कि धरती हिल रही है। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह प्राणी पवित्र रक्त वाला था या उत्परिवर्ती, लेकिन उसके आकार को देखकर ही हान सेन की उसमें रुचि खत्म हो गई थी। जैसे ही वह जीव जेड ड्रैगन पर्वतों में इधर उधर भागा, हान सेन कुछ दूरी से उसका पीछा करता रहा। इतने बड़े जीव के आगे होने से बाकी सभी जीव घबरा जाएंगे। इस तरह हान सेन अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता था। कुछ घंटों तक उस जीव का पीछा करने के बाद हान सेन को कोई परेशानी नहीं हुई। बेशक जेड ड्रैगन पर्वतों के जीव उन्नत थे, लेकिन यहाँ बाकी जगहों के मुकाबले कम जीव थे। हान सेन सोचने लगा कि क्या उसे इस जीव का पीछा करना जारी रखना चाहिए या नहीं। यह एक सुरक्षित रास्ता था, लेकिन उसे कोई भी उत्परिवर्ती जीव नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई नहीं था, या इसलिए कि वे इस विशालकाय जीव से डरकर भाग गए थे। हान सेन हिचकिचा रहा था, तभी उसे अचानक एक चीख सुनाई दी। उसके सामने दौड़ रहे विशालकाय जीव को अचानक एक सुनहरे शेर जैसे दिखने वाले जीव ने गर्दन में काट लिया और घसीट कर ले गया। उस विशालकाय जीव का विशाल शरीर शेर जैसे जीव के सिर से बमुश्किल ही बड़ा था। शेर ने उसे थोड़ा सा चबाकर निगल लिया। हान सेन ठंडे पसीने से लथपथ था।
सुनहरा शेर पहाड़ जितना बड़ा था। सुनहरे शेर के सामने हान सेन एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि सुनहरे पत्थर के कीड़े का राजा भी अपने सबसे बड़े आकार में शेर के लिए बस एक पालतू जानवर था। हान सेन चौंक कर पीछे हटने को तैयार था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, उसे ठंड का एहसास हुआ और वह लगभग चीख ही निकला। जिस रास्ते से वह आ रहा था, वहां हजारों विशालकाय जानवर, जो शेर द्वारा खाए गए जानवर जैसे दिख रहे थे, उनकी ओर दौड़ रहे थे। उनके खुरों की आवाज़ लगभग बिजली की तरह थी, जिससे पूरी घाटी कांप रही थी। हान सेन का ध्यान उस सुनहरे शेर द्वारा उस जानवर को निगलने पर गया जो उसके पीछे चल रहा था, और उसे पता ही नहीं चला कि कब पूरा झुंड वहां पहुंच गया। झुंड हान सेन से बस 2-3 मील दूर था। अपनी तेज रफ्तार से वे कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। हान सेन ने चारों ओर देखा तो पाया कि वह खड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता उस विशाल सुनहरे शेर ने रोक रखा था। हान सेन ने दांत पीसते हुए रंग बदलने वाले को बुलाया और पहाड़ की दीवार पर छिपने की योजना बनाई। अगर वह ज्यादा तेज नहीं चलता तो कोई भी प्राणी उसे देख नहीं पाता। जब हान सेन चढ़ाई करने ही वाला था तो उसने देखा कि आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि ये काले बादल दरअसल बड़े काले पक्षियों के थे, जिनमें से प्रत्येक के पंख 20 फीट लंबे थे। पक्षियों के झुंड पहाड़ों की चोटियों पर छाए हुए थे और उनकी लाल आंखें नीचे हो रही गतिविधियों को घूर रही थीं। सभी जीवों में पक्षियों की नज़र सबसे अच्छी होती है। अगर हान सेन स्थिर रहता तो रंग बदलने वाला उन्हें बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन अगर वह चढ़ना शुरू करता तो कुछ जगहें ऐसी होती जो उसे बेनकाब कर देतीं। हान सेन बुरी तरह निराश हुआ और कोसा, किसने कहा कि यहाँ कम जीव हैं? ये सब झुंड में खेल रहे हैं। हान सेन का समय तेजी से खत्म हो रहा था। जानवरों का झुंड आने ही वाला था और नंगी पहाड़ी दीवारों पर उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। अगर वह पहाड़ी दीवार से चिपका भी रहता तो भी उसे यकीन नहीं था कि वह इतने सारे जानवरों की धक्का मुक्की में बच पाएगा या नहीं। इतने सारे पक्षियों की नज़रों के सामने उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वह ऊपर चढ़े। पहाड़ की चोटियां पक्षियों से ढकी हुई थीं और उसे यकीन नहीं था कि वह लाखों आंखों से बच पाएगा। अचानक हान सेन सुनहरे शेर की ओर दौड़ा। हालांकि सुनहरा शेर स्पष्ट रूप से झुंड और झुंड से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना बड़ा भी था कि हान सेन उसकी नज़र में महज एक कीड़ा था। रंग परिवर्तक का उपयोग करते समय सुनहरा शेर हान सेन को नोटिस नहीं करेगा। पहाड़ की दीवार पर चढ़ने का जोखिम उठाने के बजाय हान सेन ने सुनहरे शेर के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। पक्षी शेर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते, इसलिए वह बस उसके फर में छिप सकता था और मौका मिलते ही भागने की कोशिश कर सकता था। उसने सुनहरे शेर की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शेर ने उसे देखा तक नहीं। हालांकि पास के पहाड़ों पर बैठे पक्षी अपने पंख फड़फड़ा रहे थे और चीख रहे थे। जाहिर है उन्होंने उसे देख लिया था। कई पक्षी उसे पकड़ने के लिए गोता लगा रहे थे। हान सेन ने अब और संकोच नहीं किया और सुनहरे शेर की ओर दौड़ा, जो बचने का एकमात्र रास्ता था। हान सेन को पछतावा होने लगा। वह हाल ही में लापरवाह हो गया था। ये जानते हुए कि जेड ड्रैगन पर्वत बेहद खतरनाक हैं, उसने फिर भी सोचा था कि वह अपनी क्षमता के बल पर हमेशा सुरक्षित रह सकता है। वैसे भी पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। हान सेन बस यही दुआ कर रहा था कि सुनहरा शेर उसे गंभीरता से न ले। शायद उसकी प्रार्थनाएं काम कर गईं। सुनहरे शेर ने हान सेन पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसके पीछे दौड़ रहे पक्षियों ने उसका ध्यान भटका दिया। शेर ने अपना पंजा हिलाकर एक पक्षी को कुचल दिया, जो उसका भोजन बन गया। अन्य पक्षी चीखते हुए उड़ गए और अब हान सेन का पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाए, जो सुनहरे शेर के पिछले पैर के पास था। हान सेन के लिए पिछला पैर एक पहाड़ी था और हर सुनहरा बाल हान सेन की बांह जितना मोटा था। हान सेन ने झट से बाल पकड़े और ऊपर चढ़ गया। शेर को छोड़कर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी पक्षी उसे देख रहे थे। उसके जाने के बाद वे शायद उस पर फिर से हमला कर देते। जानवरों का झुंड तेजी से आगे बढ़ने वाला था और हान सेन को जीवित रहने के लिए सुनहरे शेर की पीठ तक पहुंचना था। खुशकिस्मती से हान सेन इतना छोटा था कि सुनहरे शेर ने उसे नोटिस नहीं किया। सुनहरे बालों को पकड़कर हान सेन ने अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करके ऊपर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह उसकी जांघ तक पहुंचा, शेर अचानक खड़ा हो गया। हान सेन को ऐसा लगा जैसे उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया हो, और उसने जल्दी से घोस्टहैंड का उपयोग करके खुद को एक बाल से चिपका लिया। जानवरों का गुस्सैल झुंड सुनहरे शेर के सामने आ गया और उसने हमला शुरू कर दिया। हालांकि ये पत्थर पर अंडे से वार करने जैसा था। इसे हमला भी नहीं कहा जा सकता। झुंड तो बस आत्मघाती था। सुनहरा शेर एक ही झटके में कई जानवरों को मार सकता था। कभी कभी तो वह किसी जानवर को भी अपने मुंह में डाल लेता था। क्षण भर में घाटी रक्त की नदी बन गई और लाशें ढेर हो गईं। सुनहरे शेर ने हजारों जानवरों को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी नज़र में वे बस एक भोजन थे। झुंड लगातार हमला करता रहा, जो एक व्यर्थ प्रयास था। सुनहरा शेर अपनी मर्जी से खाता रहा और आधे घंटे के अंदर हजारों जानवर मर गए।
कुछ मांस स्वयं खाने के बाद सुनहरे शेर की रुचि शवों में खत्म हो गई और वह पहाड़ों में और भीतर चला गया। इसके बाद ब्लैकबर्ड्स के झुंड ने गोता लगाया और जानवरों के अवशेषों पर झपट पड़े। सुनहरे शेर की पीठ पर बैठा हान सेन काफी परेशान था। उसने सोचा था कि उसे शेर से दूर जाने का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन पता चला कि वह नासमझ था। सुनहरा शेर बहुत विशाल था और उसकी गति अविश्वसनीय थी। पक्षियों के झुंड सुनहरे शेर का हर जगह पीछा करते थे, उसे एक स्थायी भोजन स्रोत की तरह मानते थे। शेर के भोजन का बचा हुआ मांस हमेशा पक्षियों के पेट में चला जाता था। हान सेन को परेशानी इस बात से हुई कि वे सभी पक्षी उत्परिवर्ती जीव थे। अपने आकार और ताकत के साथ हजारों की संख्या में एक साथ वे काफी डरावने लग रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनमें 2 पक्षीराज भी थे जिनके पंखों का फैलाव 50 फीट से भी ज्यादा था। हान सेन को पूरा यकीन था कि वे पवित्र रक्त के प्राणी थे। वे उस चांदी के पक्षी से बहुत मिलते जुलते थे जिसने उसे लगभग मार ही डाला था, और वे दोनों एक एक जोड़ी थे। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह इस विशालकाय शेर में फंस गया था। पक्षी शेर के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और वह शेर को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, जो एक दुविधा थी। अच्छी बात यह थी कि जब सुनहरा शेर खाना खा रहा था तो वह एक डोरी से जुड़े तीर से थोड़ा मांस खींचकर ले जा सकता था, जो पूरी तरह से उत्परिवर्ती मांस था। कुछ दिनों बाद उसके उत्परिवर्ती जीनो पॉइंट कुछ बढ़ गए थे। कई दिनों बाद सुनहरा शेर जेड ड्रैगन पर्वतों की गहराई में था। हालांकि वह हर समय उड़ान नहीं भरता था, लेकिन उसकी गति अविश्वसनीय थी। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। उसके चारों ओर वही काले पहाड़ थे। सौभाग्य से सुनहरे शेर ने अपनी दिशा नहीं बदली, इसलिए हान सेन को पता था कि बाहर कैसे निकलना है। हालांकि यहाँ आते जाते उसने पहाड़ों में कई भयानक जीव जंतु घूमते देखे थे। सुनहरे शेर का पीछा करके वह खुद को सुरक्षित रख सकता था, क्योंकि कोई भी जीव शेर को हरा नहीं सकता था। हालांकि जब उसने बाहर जाने के बारे में सोचा तो हान सेन के पास कोई उपाय नहीं था। मुझे बिल्कुल विनम्र रहना चाहिए था। हान सेन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसका घमंड उसे जेड ड्रैगन पर्वत पर ले गया। पता चला कि ईश्वर का अभयारण्य उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। उसे विश्वास था कि अपनी क्षमता के बल पर वह प्रथम देव के अभयारण्य में जहां चाहे जा सकता है। हालांकि जेड ड्रैगन पर्वत में प्रवेश करने के बाद उसे पता चला कि वह कितना गलत था। हान सेन 1 महीने से ज्यादा समय से शेर के जाल में फंसा हुआ था और उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। पक्षी उसके अनुचरों की तरह हर जगह सुनहरे शेर का पीछा कर रहे थे। सुनहरा शेर जेड ड्रैगन पर्वतों को छोड़कर एक चौड़ी नदी के किनारे एक मैदान में प्रवेश कर चुका था। हान सेन सोच रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। 1 महीने से भी ज्यादा समय में हान सेन ने सुनहरे शेर द्वारा अनगिनत डरावने जीवों को टुकड़े टुकड़े होते देखा था। एक बार उसने एक विशालकाय सांप के मांस के टुकड़े को खींचने के लिए एक धागे वाले तीर का इस्तेमाल किया और एक आवाज सुनी जो कह रही थी कि उसे एक पवित्र जीनो पॉइंट मिल गया है, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। पता चला कि सुनहरे शेर के कुछ शिकार पवित्र रक्त वाले जीव थे। पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए सुनहरा शेर समुद्र तक पहुंच गया, जो भी शेर को रोक नहीं सका। हान सेन बिल्कुल अवाक रह गया। उसे नहीं पता था कि सुनहरा शेर कहाँ जा रहा है, लेकिन एक बात पक्की थी, उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था। अगर उसे वापस जाने का रास्ता याद भी होता तो भी रास्ते में जो कुछ उसने देखा था उसके आधार पर वह अकेले सुरक्षित वापस नहीं जा सकता था। हान सेन ने समुद्र में कूदने के बारे में सोचा, लेकिन समुद्र की तलहटी में तैरती विशालकाय आकृतियों को देखकर उसने यह विचार त्याग दिया। एक बात तो अजीब थी, विशाल शेर हमेशा ढेरों जीवों को अपनी जान देने और अपना भोजन बनने के लिए आकर्षित कर लेता था। काफी देर तक देखने के बाद हान सेन को पता चला कि यह कोई संयोग नहीं था। वे जीव आत्महत्या नहीं करना चाहते थे, बल्कि पक्षियों की ओर आकर्षित थे। पक्षी बच्चों के रोने जैसी आवाज निकाल सकते थे। किसी कारणवश जब जीव उस आवाज को सुनते तो वे पागलों की तरह उनकी ओर आकर्षित होते और शेर के पंजे के नीचे आकर मर जाते। हान सेन को तब समझ में आया कि पक्षी सुनहरे शेर का पीछा क्यों कर सकते थे। इसका कारण यह नहीं था कि शेर उन्हें मार नहीं सकता था, बल्कि यह था कि शेर चाहता था कि वे वहां रहें। शायद पक्षी वास्तव में वैसे ही थे जैसा हान सेन ने सोचा था, सुनहरे शेर के अनुचर जो शेर के लिए शिकार को आकर्षित करते थे और बचे हुए का आनंद लेते थे। समुद्र के जीव जंतु भी पक्षियों की आवाज का विरोध नहीं कर पाते थे। वे अक्सर वहां आ जाते थे और जब शेर को खाना चाहिए होता था तो आसपास का पानी लाल हो जाता था। हालांकि हान सेन जानता था कि ईश्वर का अभयारण्य लगभग अंतहीन है, फिर भी शेर की पीठ पर जो उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आया कि इंसान पहले ईश्वर के अभयारण्य की पूरी खोज क्यों नहीं कर पाए। शेर का पीछा करते हुए हान सेन को बचे हुए मांस से बहुत फायदा हुआ। इस समय उसके पवित्र जीनो पॉइंट बढ़कर 61 हो गए थे और म्यूटेंट जीनो पॉइंट 84 हो गए थे। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे दुखी होना चाहिए या खुश।
इस गति से, हालांकि वह उस पवित्र प्राणी को खाने के लिए वापस नहीं जा सकता था जिसे वह खिला रहा था, उसकी प्रगति धीमी नहीं थी। हान सेन को इस बात से निराशा हुई कि झुंड के 2 और पक्षी हाल ही में पवित्र रक्त वाले जीव बन गए थे। शेर के पीछे 4 पवित्र रक्त वाले पक्षियों के होने से हान सेन को लगा कि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जब वह हार मानने ही वाला था तो पक्षी अचानक तितर-बितर हो गए और गायब हो गए। हान सेन ने सोचा कि वे वापस आ जाएंगे, लेकिन उसने पक्षियों को फिर कभी नहीं देखा। एक दिन बाद हान सेन ने क्षितिज पर एक सुनहरा द्वीप देखा। द्वीप पर एक सुनहरा पर्वत खड़ा था जो समुद्र और आकाश को जोड़ता था। पर्वत के आधे हिस्से पर बादल छाए हुए थे और शिखर पर बर्फ जमी हुई थी। पर्वत के तल पर लाल फूलों का सागर था। पूरा द्वीप एक ही तरह के फूलों से ढका हुआ था, सिवाय पर्वत के। सुनहरे और लाल रंगों ने मिलकर एक अद्भुत परिदृश्य बनाया था। जब हान सेन अपने आश्चर्य से उभरा तो सुनहरा शेर द्वीप पर कदम रख चुका था। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त उसे कैसा महसूस हो रहा था। पहाड़ों, नदियों और समुद्र को पार करने के बाद पता चला कि सुनहरा शेर उस वीरान द्वीप पर सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देने आया था। सुनहरा पहाड़ मानो ज्वालामुखी हो जिसके ऊपर एक बड़ा सा कुंड हो। सुनहरा शेर उस कुंड के अंदर दुबका हुआ दहाड़ रहा था। हान सेन शेर की पीठ से उतरकर 7 दिनों तक शेर पर नजर रखता रहा। शुरुआत में उसे लगा कि शेर ज्यादा लाल फूल खाने से बीमार हो गया होगा और वह देखना चाहता था कि शेर मरेगा या नहीं। लेकिन एक हफ्ते रोने के बाद शेरनी ने एक हाथी के आकार के बच्चे को जन्म दिया। पता चला कि शेरनी यहाँ बच्चे को जन्म देने आई थी, तो इसने अभी अभी अपने बच्चे को जन्म दिया है। कहानी खत्म। हान सेन ने आह भरी और जाने के लिए तैयार हो गया। सुनहरा शेर इतना शक्तिशाली था कि हान सेन उसके हमले से बच नहीं सका, भले ही वह बच्चे को जन्म देने के कारण कमजोर था। जैसे ही हान सेन ने मुड़कर देखा, उसने अचानक शेर की तीखी चीख सुनी, जिसने अचानक बड़ी मात्रा में सुनहरा खून थूक दिया। हान सेन रुक गया। यहाँ कोई और प्राणी तो था नहीं, तो शेर अचानक खून क्यों थूकेगा? क्षण भर में सुनहरे शेर ने फव्वारे की तरह और अधिक खून उगल दिया। हान सेन को आश्चर्य हुआ। अचानक उसने 3 फीट व्यास वाला एक सुनहरा क्रिस्टल ग्लोब देखा। ये क्रिस्टल हीरे की तरह चमकीला था और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी आकाशगंगा इसके अंदर चमक रही हो। हान सेन ने उसे देखा और सोचा, यह क्या है? चमत्कारी स्वर्ण क्रिस्टल को थूकने के बाद स्वर्ण सिंह ने दहाड़ना बंद कर दिया और अपने पंजे से क्रिस्टल को रक्त से अलग करने का प्रयास किया। अपने विशाल आकार के कारण शेर को उस शिशु शेर के सामने सुनहरे क्रिस्टल को हिलाने में कठिनाई हो रही थी, जिसे उसने अभी अभी जन्म दिया था, जिसने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं। दहाड़। ये सब करने के बाद सुनहरे शेर ने सुनहरे क्रिस्टल को चाटते हुए बच्चे शेर को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह मर गया है। हान सेन हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं था कि सुनहरा शेर सचमुच मर गया है, लेकिन उसके मुंह और बेसिन से खून निकलता रहा और 1 इंच गहरा तालाब बन गया। शेर के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी अभी पैदा हुए शेर के बच्चे को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। आंखें बंद किए हुए वह अपने दोनों पंजों से सुनहरे क्रिस्टल को पकड़े हुए था और अपनी जीभ से उसे चाट रहा था। चलो ऐसा करते हैं। हान सेन हत्या करने में माहिर था और किसी जीव की जीवंतता को लेकर बहुत संवेदनशील था। ये साफ था कि सुनहरा शेर मर चुका था। उसने जो सुनहरा क्रिस्टल थूका वह बहुत कीमती लग रहा था। हान सेन ने देखा कि शेर का बच्चा उसे चाट रहा था और थोड़ी देर बाद वह और भी मजबूत हो गया। हान सेन ने दांत पीसते हुए पंख फूंके और बेसिन में उड़ गया। उसने भरिंग शूरवीर का भाला निकाला और उसे शिशु शेर और सुनहरे क्रिस्टल के बीच फंसा दिया। भाले को लीवर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने सुनहरे क्रिस्टल को शिशु शेर के पंजों से दूर कर दिया। सुनहरा क्रिस्टल दीवार की ओर लुढ़क गया। बच्चा शेर परेशान हो गया। अभी अभी पैदा हुआ होने के कारण वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, नहीं खड़ा हो पा रहा था और उसके पंजे अभी भी कमजोर थे। वह बस सुनहरे क्रिस्टल की दिशा में सूंघकर बचकानी गुर्राहट कर सकता था। हान सेन हवा में उड़ गया था और दूर से उस विशाल सुनहरे शेर को देख रहा था। उसे बिल्कुल स्थिर देखकर हान सेन को सुकून मिला और वह सुनहरे क्रिस्टल की ओर उड़ चला। उसने पहले अपने भाले से उस पर प्रहार किया। वह पत्थर जैसी आवाज थी। हान सेन ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे ठंडक महसूस हुई। शेर अपने बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, है ना? चूंकि शेर का बच्चा उसे चाट सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हान सेन ने गुर्राते हुए शेर के बच्चे की तरफ देखा जो पास आने के लिए छटपटा रहा था और अपना मन बना लिया। उसने भी सुनहरे क्रिस्टल को चाटा। जैसे ही उसकी जीभ ने सुनहरे क्रिस्टल को छुआ उसे लगा जैसे क्रिस्टल पिघलकर तरल हो गया हो। हालांकि स्वाद ज्यादा नहीं था, लेकिन ठंडक का एहसास ताजगी भरा था। जैसे ही उसने इसे पिया हान सेन को एक ठंडक महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके सारे बीजाणु अचानक खुल गए हों और उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा आ गई हो। वाकई कमाल की चीज़।
हानसेन इतना ऊर्जावान और खुश महसूस कर रहा था कि वह क्रिस्टल को लगातार चाटता रहा। यह मानो बर्फ के टुकड़े को चूस रहा था। जितनी तेजी से वह चाटता उतना ही ज्यादा तरल पदार्थ निकलता। कुछ ही देर में हानसेन ने क्रिस्टल का एक फुटबॉल के आकार का टुकड़ा चाट लिया। जैसे ही वह सुनहरा तरल पी रहा था, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पुनर्जन्म हो गया हो। उसकी सभी कोशिकाओं में ऊर्जा भर गई। यह क्या है? ये तो वियाग्रा से भी बेहतर है। ये सुनहरे शेर का जीवन सार होगा। हानसेन बहुत खुश हुआ क्योंकि वह जानता था कि यह सुनहरा क्रिस्टल जरूर कोई अद्भुत चीज होगी। बच्चा शेर जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा। हानसेन ने सोचा और सुनहरे क्रिस्टल को ऊपर उठाने की कोशिश की, जो उसके अनुमान से कहीं ज्यादा हल्का था, लगभग 200 पाउंड। हानसेन उसे ऊपर उठाकर बेसिन के दूसरे छोर पर उड़ गया। बच्चा शेर हार मानने को तैयार नहीं था। वह इधर उधर सूंघता हुआ रेंगता रहा, क्रिस्टल वापस पाने के लिए जिद करता रहा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, लेकिन चूंकि तुम हार नहीं मानोगे इसलिए मैं कोई दया नहीं करूंगा। हानसेन ने मन बनाया और भाला उस बच्चे शेर पर भोंक दिया। डिंग! भाले से बच्चे शेर की खाल तक नहीं टूटी। भाले का सिर भी उसके फर से टकराकर वापस उछल गया। हानसेन ने अपनी आंखें चौड़ी की और शिशु शेर को अविश्वास से देखा। भाला भरिंग शूरवीर का था और उसकी तुलना किसी भी पवित्र रक्त पशु आत्मा के हथियार से की जा सकती थी, फिर भी उसने एक शिशु शेर के फर को भी नहीं तोड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही सुनहरा शेर एक मजबूत प्राणी था, लेकिन बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था और उसका शरीर पहले से ही बहुत मजबूत था। हानसेन बच्चे शेर को चोट तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उसे परेशान जरूर कर दिया। दर्द से उत्तेजित होकर बच्चे शेर ने अपनी आंखें खोल दीं। हालांकि उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थीं, लेकिन उसकी सुनहरी पुतलियों में एक भयंकर भाव उभर आया था। किसी तरह खड़े होने में कामयाब होते हुए शिशु शेर ने एक हल्की दहाड़ लगाई और खुद को हानसेन की ओर फेंक दिया। यद्यपि वह स्थिर नहीं था, फिर भी बच्चा शेर काफी भयंकर था। हानसेन ने अपनी मुट्ठियां भींची और भाले से बच्चे शेर की आंख में भोंक दिया। इस बार हानसेन घूमने वाली ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और भाले का सिरा शेर की आंख में बिजली की ड्रिल की तरह धंस गया। दहाड़! बच्चे शेर ने दर्द भरी चीख मारी और पलट गया। हानसेन और भी ज्यादा हैरान हो गया। भाले ने उसकी पूरी ताकत लगा दी और उसकी आंख पर निशाना साधा, जो पूरे शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था। फिर भी बच्चे शेर की आंख अभी भी सलामत थी। साले, इसे चोट पहुंचाना नामुमकिन है। हानसेन ने उस भाले से, जो बच्चे के सामने खिलौने जैसा था, बच्चे शेर से लड़ाई की। हालांकि इससे शेर को दर्द हो सकता था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंच सकती थी। हानसेन को लगभग शक हो गया कि भाला नकली है और उसने हीरे की तलवार और 3 ब्लेड वाला हार्पून पहन लिया। हालांकि चाहे वह कोई भी हथियार इस्तेमाल करे, जहां भी हमला करे, सुनहरे शेर को बस थोड़ा सा दर्द ही होगा। दूसरी ओर सुनहरा शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। धीरे धीरे वह संभल गया और भी ज्यादा शक्तिशाली और तेज हो गया। हालांकि बच्चा शेर अभी हानसेन को खतरा नहीं बना सकता था, लेकिन बहुत जल्द वह ऐसा कर पाएगा। चूंकि हानसेन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए बच्चा शेर अजेय था। जब बच्चा शेर थक जाता तो लेटकर आराम करता। जब उसे भूख लगती तो वह सुनहरे खून से अपना पेट भर लेता। समय के साथ बच्चा शेर और भी ताकतवर होता गया। हानसेन को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन अब वह उस छोटे शेर को नहीं मार सकता था। अंततः हानसेन ने उस सुनहरे क्रिस्टल को लेकर उड़ान भरने का निर्णय लिया जब बच्चा शेर अभी छोटा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उस बच्चे शेर को मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन उसका फर भी नहीं तोड़ पाया था। वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। हानसेन सुनहरे क्रिस्टल को पकड़े हुए आकाश में उड़ गया और उसके नीचे शेर का बच्चा दहाड़ रहा था और उछलकूद कर रहा था। दुर्भाग्य से शेर का बच्चा अभी बच्चा ही था और अपने माता पिता के बराबर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह 3 फुट ऊंचा कूद सकता था, लेकिन हानसेन को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। क्या अजीब है! हानसेन ने बच्चे शेर की ओर देखा, सुनहरे पहाड़ को छोड़ दिया और द्वीप पर उतर गया। समुद्र में बहुत सारे जीव थे, इसलिए हानसेन सुनहरे क्रिस्टल के साथ ज्यादा दूर नहीं उड़ सकता था। अगर उसका सामना किसी शक्तिशाली जीव से हो जाता तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। द्वीप पर केवल मृत स्वर्ण सिंह और शिशु सिंह ही थे, इसलिए जब तक शिशु सिंह पहाड़ से नीचे नहीं आ जाता तब तक वह अस्थायी रूप से सुरक्षित रहेगा। हानसेन ने पहले सुनहरे क्रिस्टल को खाने और फिर द्वीप छोड़ने की योजना बनाई। समय के साथ दौड़ते हुए हानसेन ने पहला मौका मिलते ही सुनहरे क्रिस्टल को चाट लिया। जैसे ही उसने सुनहरा तरल पीकर पेट भर लिया, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, सुपर प्राणी गोल्डन ग्रोला का जीवन सार पी लिया गया। एक सुपर जीनो पॉइंट मिला। हानसेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, मानो बिजली गिर गई हो। उसे लगा जैसे उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह अपने आश्चर्य से उबरा, उसने जल्दी से अपना डेटा जांचा।
हानसेन, अविकसित स्थिति, कोई नहीं, जीवनकाल 200, अगले विकास के लिए आवश्यकता 100 जीनो अंक, प्राप्त जीनो अंक 100 साधारण जीनो अंक, 100 आदिम जीनो अंक, 84 उत्परिवर्ती जीनो अंक, 61 पवित्र जीनो अंक, 1 सुपर जीनो अंक। हानसेन काफी देर तक स्तब्ध रहा और अचानक जोर से हंसा। वह इतना हंसा कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सुपर जीन, हाँ, पता चला कि पवित्र जीन से भी आगे एक सुपर जीन है। पवित्र जीन ही सब कुछ नहीं है। हानसेन अपने उत्साह का वर्णन नहीं कर पा रहा था। मानव ने लगभग 2 शताब्दियों पहले ईश्वर के पवित्र स्थान की खोज की थी और लगातार बढ़ रहा था। शुरुआत में मनुष्यों के लिए यहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल था। शुरुआती लोगों के लिए एक उत्परिवर्ती प्राणी को भी मारना मुश्किल था, पवित्र रक्त वाले प्राणी की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि अधिक से अधिक लोगों के विकास में हाइपर जीनो कलाओं के विकास के साथ उन्नत प्राणियों का शिकार करना आसान हो गया। हाल के दशकों में फर्स्ट गॉड सेंचुरी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी जो हर प्रकार के जीनो पॉइंट्स को अधिकतम सीमा तक प्राप्त कर चुके थे। हालांकि अब तक कोई भी सुपर जीन की अवधारणा के साथ नहीं आया था, जिसका अर्थ संभवतः ये था कि इससे पहले किसी ने वास्तव में किसी सुपर प्राणी को नहीं मारा था। अगर किसी ने कोई सुपर जीव देखा भी हो तो भी उसे मारने की क्षमता नहीं होती। हानसेन ने देखा था कि गोल्डन ग्रोलर कितना शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वह नन्हा गोल्डन ग्रोलर भी काफी डरावना था। हानसेन पहले से ही ईश्वर के पहले अभयारण्य में शीर्ष पर थे, लेकिन फिर भी वे एक नवजात सुपर प्राणी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। ये कल्पना करना आसान था कि मनुष्य ने सुपर प्राणियों और सुपर जीन के अस्तित्व के बारे में कभी क्यों नहीं जाना। भले ही पूरा स्टील आर्मर शेल्टर वयस्क गोल्डन ग्रोलर पर हमला करने के लिए आया हो, हानसेन का मानना था कि परिणाम अभी भी हर इंसान की मौत होगी। ये वैसा ही था जैसे जब कोई भी व्यक्ति पवित्र रक्त जीनो अंक प्राप्त नहीं कर लेता था या पवित्र रक्त पशु आत्मा प्राप्त नहीं कर लेता था तो कोई भी पवित्र रक्त प्राणी को नहीं मार सकता था। जब स्वर्ग के पुत्र ने खूनी हत्यारे को मार डाला तब भी उसे पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा बाण का उपयोग करना पड़ा। अब मनुष्य के पास सुपर जीनो पॉइंट या सुपर बीस्ट सोल नहीं था, इसलिए किसी सुपर प्राणी को मारना लगभग असंभव था। हानसेन को आखिरकार समझ आ गया कि वह उस नन्हे सुनहरे ग्रोलर को चोट भी क्यों नहीं पहुंचा पाया। वे दोनों एक ही स्तर के नहीं थे। हालांकि सुनहरा ग्रोलर अभी अभी पैदा हुआ था, लेकिन जाहिर है कि उसमें पहले से ही एक सुपर जीव के गुण मौजूद थे। उस काले भरिंग से मुझे जो काला क्रिस्टल मिला, क्या वह किसी सुपर प्राणी का जीवनसार भी हो सकता है? हानसेन ने इस बारे में सोचा और अपने ही सिद्धांत को नकार दिया। काला क्रिस्टल सुनहरे ग्रोलर के जीवनसार की तरह पिघला नहीं, वरना वह इतना छोटा था कि अब तक गायब हो गया होता। काले क्रिस्टल में जरा भी बदलाव नहीं आया। हानसेन के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। जीवनसार को पकड़े हुए जब भी उसे लगता कि वह फिर से खा सकता है, वह सुनहरे क्रिस्टल को तब तक चूसता रहता जब तक उसका पेट भर न जाए। मन में बार बार यही आवाज़ गूंजती हुई सुनकर हानसेन को लगा कि यही जिंदगी की सबसे खुशी की बात होगी। हानसेन को लगा कि इस मुकाम पर उसकी यात्रा पूरी तरह सार्थक थी। हानसेन को जीवनसार के पूरे ब्लॉक को खत्म करने में 1 सप्ताह से अधिक समय लगा और उन्हें 10 सुपर जीनो अंक मिले, जिससे हानसेन आश्चर्यचकित हो गए। शुरुआत में हानसेन ने सोचा था कि सभी 10 जीनो पॉइंट पाने के लिए उसे पूरे सुपर प्राणी को भी खाना होगा, जो कि सच नहीं लग रहा था। हो सकता है कि सुपर प्राणियों के लिए जीनो पॉइंट उनके जीवनसार में केंद्रित हों। दरअसल हानसेन वापस बेसिन में गया और गोल्डन ग्रोलर का थोड़ा सा मांस खाने की कोशिश करने लगा। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि चूंकि वह उस बच्चे गोल्डन ग्रोलर को चोट भी नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए उसके पास उस विशाल शेर के शरीर को खाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि वह निराश था, हानसेन के पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। उसे खुद को दिलासा देना पड़ा कि शायद सुनहरे ग्रोलर का मांस कुछ काम न आए। मुझे हैरानी है कि इंसान पहले पवित्र रक्त वाले प्राणी को कैसे मार पाए, हानसेन सोच रहा था, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाया था। ईश्वर के अभयारण्य में कोई स्काईनेट नहीं था जिससे वह सलाह ले सके। वह हिचकिचाया और द्वीप से उड़ गया। चूंकि वह उस नन्हे सुनहरे ग्रोलर को नहीं मार सकता था, इसलिए उसे अब वहां नहीं रुकना चाहिए था। जैसे जैसे सुनहरा ग्रोलर तेजी से बढ़ता जा रहा था, वह उसके हाथों मारा जा सकता था। सौभाग्य से हानसेन के पास पवित्र रक्त के पंख थे, अन्यथा वह समुद्र पार भी नहीं कर पाता। सुनहरे ग्रोलर का पीछा करते हुए अपने अनुभव से हानसेन को पता चला कि ईश्वर का अभयारण्य कितना विशाल और जटिल है। अब वह जहां भी जाता अतिरिक्त सावधानी बरतता था। हानसेन ने सोचा कि समुद्र के पार उसकी यात्रा बेहद जोखिम भरी हो सकती है। आखिरकार वह अब समुद्र की दिशाएं नहीं बता सकता था और वहां बहुत सारे समुद्री जीव थे। हालांकि वे जीव आकाश में उस तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन पवित्र रक्त पक्षी उसे खतरे में डाल सकते थे। शायद किस्मत ही थी। हानसेन 2 दिन तक बिना किसी खतरे के उड़ता रहा और एक म्यूटेंट मछली भी मार गिराई, जिसके मांस से 2 और म्यूटेंट जीनो पॉइंट मिले। इस समय तक हानसेन के पास 86 म्यूटेंट जीनो पॉइंट थे।
सौभाग्य से हान सेन ने एक द्वीप और उसके बगल में एक बड़ा आधुनिक जहाज भी देखा। हालांकि वहां कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी हान सेन जहाज की सामग्री से बता सकता था कि यह एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद था। यहां तक कि उस पर चंद्रमा देवी भी लिखा हुआ था। हालांकि जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर लग रहा था। ये यहाँ काफी समय से पड़ा होगा। हान सेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। चूंकि द्वीप पर एक जहाज था तो वहां लोग भी जरूर होंगे। हो सकता है कि द्वीप पर कोई आश्रय भी हो, जो बहुत बढ़िया होगा। इस तरह हान सेन टेलीपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके स्कूल वापस जा सकता था। वह कई महीनों से ईश्वर के पवित्र स्थान में था और उसने कभी कोई संदेश वापस नहीं भेजा। वह शायद अर्धवार्षिक मूल्यांकन से चूक गया होगा। वह मूल्यांकन को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि जी आनरान जरूर बहुत ज्यादा चिंतित रही होगी। जब हान सेन पास आया तो उसे अब अच्छा नहीं लग रहा था। द्वीप न तो बड़ा था न ही छोटा। हान सेन आसमान से पूरा द्वीप देख सकता था, लेकिन उसे कोई इमारत नजर नहीं आई। टापू पर उतरकर हान सेन ने अपनी पाश्विक आत्माएं वापस ले लीं और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। अचानक उसने जंगल से एक व्यक्ति को बाहर आते देखा। हान सेन को देखकर वह व्यक्ति रुका, हान सेन को हाथ हिलाया और दौड़कर आया। इंसानों की मौजूदगी से हान सेन को उस जगह के बारे में अच्छा महसूस हुआ। उनका मानना था कि इसका मतलब है कि यह जगह किसी सभ्य इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि मनुष्य जहाज़ों के पुर्जों को टेलीपोर्ट करके उन्हें ईश्वर के अभयारण्य में जोड़ सकते थे, लेकिन किसी भी जहाज़ में आधुनिक ऊर्जा प्रणाली नहीं थी क्योंकि यहाँ कोई तकनीक इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। यही वजह थी कि सभी जहाज़ एक छोटी सी सीमा तक ही चल सकते थे। इसके अलावा ईश्वर के अभयारण्य में ज़मीन की तुलना में समुद्र ज़्यादा खतरनाक जगह थी, इसलिए कोई भी जहाज़ लेकर बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था। सामान्यतः जहाज़ों का उपयोग आसपास के क्षेत्रों में जाकर कमज़ोर समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए किया जाता था। हान सेन ने उस व्यक्ति को देखा जो एक 20 साल की युवती थी और नीले रंग का बीस्ट सोल कवच पहने हुए थी। उसने उत्साह से हान सेन को देखा। क्या आप ग्रीन आइलैंड से हैं? युवती ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता कि ग्रीन आइलैंड कहाँ है। हान सेन ने अपना सिर हिलाया और उस औरत से पूछना चाहा कि वह कहाँ है। तभी पास के जंगल से कुछ और लोग दौड़े आए। वे सभी उस महिला की ही उम्र के थे। हान सेन को देखकर वे दोनों भी उतने ही उत्साहित थे। हर कोई हान सेन से तरह तरह के सवाल पूछ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल उस महिला का था, क्या आप ग्रीन आइलैंड से हैं? मुझे माफ करना, मैं ग्रीन आइलैंड से नहीं हूँ। मैं स्टील आर्मर शेल्टर से आया हूँ। एक जहाज दुर्घटना का शिकार हुआ और यहाँ पहुँच गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ हूँ? हान सेन का जवाब सुनकर ये लोग अचानक बेहद निराश हो गए। हान सेन के सवाल का कोई जवाब नहीं आया। सभी लोग वापस जंगल में चले गए। मिस, यह क्या है? हान सेन ने उस महिला को पकड़ लिया जिसे उसने सबसे पहले देखा था और पूछा। महिला ने उदासीनता से कहा, अब तुम यहाँ हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हो। अब तुम्हारे पास ये जानने के लिए बहुत समय है कि यह सब क्या है। वह भी जल्द ही अन्य लोगों की तरह जंगल में वापस आ गई। हान सेन अंदाजा लगा सकता था कि शायद जहाज दुर्घटना का शिकार होकर वे यहाँ पहुँच गए होंगे। फिर भी वह ये जानना चाहता था कि वह कहाँ है। आखिरकार वे जरूर कोई जहाज लेकर यहाँ आए होंगे और उन्हें द्वीप की स्थिति और नज़दीकी शरणस्थल की दूरी का अंदाजा तो होगा ही। हान सेन जल्दी से उन लोगों के पीछे चला गया जिनका उसे भगाने का कोई इरादा नहीं था। बहुत जल्द हान सेन जंगल में उनका पीछा करते हुए एक गुफा में पहुंच गया। गुफा के अंदर एलायंस द्वारा उत्पादित कई रसद सामग्री मौजूद थी। यह एक बड़ी गुफा थी जिसके अंदर अलाव जल रहा था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे आप कैंपिंग कर रहे हों। हान सेन बता सकता था कि ये लोग यहाँ बहुत समय से रह रहे थे। वे एक ही उम्र के 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। हान सेन के नज़रिए से ये लोग लगभग किन हुआन की उम्र के ही थे। लेकिन किन हुआन ज्यादा देर तक प्रथम देव के अभयारण्य में सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि वह अपने पवित्र जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करना चाहती थी। जाहिर है कि इन लोगों का इरादा ऐसा नहीं था। नए भाई, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारे नियमों का पालन करना होगा और अपना काम करना होगा, वरना हमारे पास तुम पर बर्बाद करने के लिए अतिरिक्त खाना नहीं है, एक गंभीर आदमी ने हान सेन से कहा। समुद्र और द्वीप पर बहुत सारे जीव हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपना पेट भर लूंगा, हान सेन मुस्कुराया और बोला। समूह ने हान सेन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा, मानो उन्होंने कुछ मजेदार सुन लिया हो। हालांकि कोई कुछ नहीं बोला, मानो उन्हें उसका मजाक उड़ाने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। उस आदमी ने आगे कहा, हम सब बदकिस्मत लोग हैं। याद दिला दूं, विंडेन द्वीप खतरों से भरा है। इधर उधर मत भटकना वरना जान जा सकती है। कैसा खतरा? हान सेन ने आश्चर्य से पूछा। वह आदमी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके बगल में खड़ा एक दुबला पतला आदमी बीच में बोला, विंडेन द्वीप पर पवित्र रक्त वाले जीव हैं।
क्या तुम उन्हें मार सकते हो? पवित्र जीव, मैंने कुछ को मार डाला। हान सेन हंसा। बेटे, शेखी बघारने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके सामने शेखी बघार रहे हो। क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? दुबले पतले लड़के ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। हान सेन इन लोगों के बारे में जानने को उत्सुक था। क्या आपने विशेष दस्ते के बारे में सुना है? दुबले पतले आदमी ने आत्मसंतुष्ट होकर पूछा। आप विशेष दस्ते के सदस्य हैं? हान सेन ने आश्चर्य से समूह को देखा। हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक निर्जन द्वीप पर उसी संगठन के लोग मिलेंगे। चूंकि आपने स्पेशल स्क्वाड के बारे में सुना है तो आप खुद भी काफ़ी जानकार होंगे। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, और चूंकि हम भी उस जगह मुश्किल से बच पाए तो क्या आपको पता है कि भविष्य में आपको क्या करना चाहिए? दुबले पतले आदमी ने कहा। वाह, क्या संयोग है, मैं भी स्पेशल स्क्वाड में हूँ। मुझे आश्चर्य है कि आप किस शेल्टर के इंचार्ज हैं? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम भी स्पेशल स्क्वाड के सदस्य हो? दुबले पतले आदमी ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। दूसरे लोग भी हैरान थे और हान सेन की बात पर शक कर रहे थे। हान सेन काफ़ी जवान लग रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का होगा। यद्यपि प्रथम गॉड सेंचुरी में विशेष दस्ते के सदस्य युवा थे, सदस्यों के लिए उच्च मानदंडों के कारण जो लोग शामिल हो सकते थे वे आमतौर पर 20 वर्ष से अधिक उम्र के होते थे, जिनके पास बेहतर जीनो पॉइंट काउंट और गॉड सेंचुरी में समृद्ध अनुभव होता था। मेरा नाम हान सेन है, मैं स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड का प्रमुख हूँ। हान सेन ने उन्हें अपनी पहचान बताई, जो कोई रहस्य नहीं थी, इसलिए उनसे इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी उम्र में सदस्य बनना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मेरा सर। दुबला पतला आदमी मुस्कुराया और उसे यकीन नहीं हुआ कि हान सेन ही मुखिया होगा। फिर उसने पहले बोलने वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए हान सेन से कहा, देखो बेटा, सिर ऐसा दिखता है, ये हमारे कप्तान फूशान हैं। हाय, मैं स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड से हान सेन हूँ। आप किस शेल्टर से हैं? हान सेन को स्पेशल स्क्वाड के सदस्यों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दुबले पतले आदमी को लगा कि हान सेन झूठ बोल रहा है और वह गुस्सा हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, फूशान ने उसे रोक दिया। फूशान ने हान सेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, जहां तक मुझे पता है, स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड की प्रमुख किन शुवान हैं और उनकी डिप्टी आंग मानली हैं। वे दोनों महिलाएं हैं और नेतृत्व में कोई पुरुष नहीं है। मैंने हान सेन का नाम कभी नहीं सुना। तुम शायद आधे साल से भी ज्यादा समय से यहाँ फंसे हुए होगे। हान सेन की नज़र पूरे समूह पर पड़ी। तो क्या हुआ? दुबले पतले आदमी ने हान सेन को घूरते हुए पूछा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें पता नहीं था कि किन शुवान द्वितीय देव के अभयारण्य में चली गई है और मैं स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड का नया प्रमुख हूँ। हान सेन मुस्कुराया और बोला। दुर्भाग्यवश वह अपना पहचान पत्र साथ नहीं लाया था और स्काईनेट का उपयोग भी स्वयं को प्रमाणित करने के लिए नहीं कर सका। हम सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकते। हमें अपना पहचान पत्र दिखाओ। दुबले पतले आदमी को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ। मेरे पास मेरा पहचान पत्र नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास तुम्हें मनाने का कोई तरीका नहीं है। हान सेन ने हाथ फैलाए और कहा, मुझे तुमसे झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? जिस महिला को हान सेन ने सबसे पहले देखा था उसने अचानक हान सेन की ओर देखा और पूछा, तो आपको किन जुबान को अच्छी तरह से जानना चाहिए? हाँ, हान सेन ने सोचा और सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें पता ही होगा कि उसके बाएं कान के पीछे क्या था? महिला ने धीरे से पूछा। पूरा समूह हान सेन को देख रहा था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर मुझे ठीक से याद है तो शिन हुआन के बाएं कान के पीछे कुछ नहीं है, बस उसके दाएं कान के पीछे एक छोटा सा लाल जन्म चिन्ह है, हान सेन ने लापरवाही से कहा। वह शिन हुआन के साथ कई बार लड़ चुका था और यह बात अच्छी तरह जानता था। फूशान और बाकी सब उस औरत की तरफ देखने लगे। जाहिर है उन्हें भी नहीं पता था कि हान सेन सच कह रहा है या नहीं। महिला ने राहत की सांस ली। आप सही कह रही हैं। शिन हुआन के दाहिने कान के पीछे एक छोटा सा लाल जन्म चिन्ह है। हालांकि वह आमतौर पर इसे अपने बालों से ढक लेती है, इसलिए आम लोग इसे नहीं देख पाएंगे। महिला ने हान सेन से कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप वास्तव में विशेष दस्ते के प्रमुख हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि आप वास्तव में किन शुवान के करीबी हैं। मिस, क्या आप भी स्पेशल स्क्वाड में हैं? हान सेन ने उस महिला से पूछा। उसे लगता था कि बाकी लोग स्पेशल स्क्वाड से हैं क्योंकि वे दिखने में स्पेशल स्क्वाड जैसे लगते थे, लेकिन यह महिला स्पेशल स्क्वाड से नहीं थी। मेरा नाम जू रुयान है, मैं विशेष दस्ते की एक ग्राहक हूँ, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। हान सेन को कुछ एहसास हुआ और उसने कहा, तो आप ही हैं जिन्होंने उन्हें यहाँ आने के लिए काम पर रखा था? शू रुयान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा मूल गंतव्य नहीं है। हमारे रास्ते में एक विशाल पवित्र रक्त प्राणी ने हम पर हमला किया और हम यहाँ पहुँच गए। हम लगभग 1 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। 1 साल?
कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे नहीं जानते, हान सेन ने सोचा। हान सेन ने पूछना जारी रखा, ये जगह कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि हम निकटतम आश्रय से कितनी दूर हैं? लियू जी नाम के दुबले पतले आदमी ने कहा, यह पूछना व्यर्थ है। अगर आप उड़ भी सकते तो भी आप इस जगह से भाग नहीं पाते। ऐसा कैसे? हान सेन हैरान था। जब वह द्वीप पर आया था तो उसे कोई भी उन्नत उड़ने वाला जीव नहीं मिला था। शायद समूह ने यह मान लिया था कि हान सेन वास्तव में विशेष दस्ते का एक सदस्य था। लियूजी और जुरुयान ने हान सेन को अपनी स्थिति के बारे में सब कुछ बता दिया। लियूजी नाटक कर रहा था। इस जगह के आसपास कोई उड़ने वाला जीव तो नहीं था, लेकिन एक पवित्र रक्त वाला समुद्री जानवर द्वीप पर घूम रहा था, जो उन्हें समुद्र में जीवों का शिकार करने से डरा रहा था। द्वीप पर केवल एक ही प्रकार का प्राणी था, जो विशालकाय भालुओं जैसा दिखता था। वे तेज गति से चलते थे और पहाड़ की दीवारों पर भी चल सकते थे। माथे पर खड़ी आंख वाले इन प्राणियों की दृष्टि अद्भुत थी। ये ज्यादातर आदिम प्राणी थे और इनमें से कुछ ही उत्परिवर्ती प्राणी थे। उनका राजा एक पवित्र रक्त प्राणी था। भूतिया आंखों वाले भालुओं का राजा दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज था। उसे चोट पहुंचाना लगभग नामुमकिन था और उसकी चालें इतनी चतुर थीं कि विशेष दस्ते के सदस्य खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। उन सभी को जंगल में जंगली पौधों और मशरूमों पर रहना पड़ता था, साथ ही भूतिया आंखों वाले भालू समूह से भी बचना पड़ता था, जिसके कारण वे कठिन जीवन जी रहे थे। शुरुआत में उन्हें पता नहीं था कि भूतिया आंखों वाले भालू कितने ताकतवर होते हैं और उन्होंने उनका शिकार करने की कोशिश की, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनके समूह में पहले लगभग 30 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन लड़ाई के बाद उनके समूह में केवल 1 दर्जन लोग ही बचे थे। फिर भी भूतिया आंखों वाले भालू राजा ने केवल कुछ आदिम भूतिया आंखों वाले भालुओं को ही खोया। हालांकि मृतकों में सिर्फ एक व्यक्ति विशेष दस्ते का था। दस्ते में पहले 10 सदस्य हुआ करते थे और अब 9 हो गए हैं। बाकी मृतकों की बात करें तो वे सभी शूरुयान के लिए काम करते थे। हान सेन को हैरानी इस बात से हुई कि शूरुयान स्टारी ग्रुप के प्रबंधन में था। हान सेन को यह भी पता चला कि वे ग्रीन आइलैंड के ग्रीन शेल्टर से आए थे। अब उन्हें बस इतना पता था कि जहां वे थे वहां से ग्रीन आइलैंड पहुंचने में एक जहाज को आधा महीना लग गया। ग्रीन आइलैंड पश्चिम में था, इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि उसका सही स्थान क्या है। आखिरकार पवित्र रक्त वाले समुद्री जानवर के हमले के बाद वे पूरी तरह से भटक गए थे। शूरुयान ने यह नहीं बताया कि वे यहाँ किस लिए आए थे, और शूरुयान द्वारा नियोजित होने के कारण विशेष दस्ता भी उनके मिशन का विवरण लीक नहीं कर सका। हालांकि हान सेन को पता था कि शूरुयान कोई बड़ी बात थी, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से द्वीप पर फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी दूसरे लोग उसकी बात सुनेंगे। जुरुयान, मैं भी स्पेशल स्क्वाड में हूँ। क्या तुम और मैं एक डील कर सकते हैं? सब कुछ जानने के बाद हान सेन ने पूछा। हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, अब मैं क्या सौदा कर सकती हूँ? शूरुयान ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन ऐसा इंसान था जिसकी असलियत वह समझ नहीं पा रही थी। जुरुयान किन शुवान को जानता था और उसे पता था कि स्टील आर्मर शेल्टर कहाँ है, जो इस जगह से बहुत दूर था। उसे हान सेन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह किन जुबान को जानता था। आम लोग क्विन हुआन के दाहिने कान के पीछे लाल जन्मचिन्ह के बारे में नहीं जान सकते थे। मिस जू, अब आपकी क्या योजना है? क्या आप हमेशा के लिए यहीं फंसी रहना चाहती हैं? हान सेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए पूछा। बचाव दल का इंतजार करने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ? जुरुयान ने पूछा। मुझे लगता है कि आप इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति जरूर होंगे कि स्टारी ग्रुप आपके लिए अपनी टीम भेजे। हालांकि अगर वे इस जगह को ढूंढ सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पूरा 1 साल लगेगा। वे अभी तक नहीं आए हैं, जिसका मतलब है कि यह जगह ढूंढना मुश्किल है। अगर वे हार नहीं भी मानते तो भी मुझे आश्चर्य है कि वे आपको कब ढूंढ पाएंगे, हान सेन ने कहा। सबके चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदल गया। बेशक उन्हें ये बात पता थी, लेकिन फिलहाल बचाव दल ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। तुम क्या कहना चाहती हो? शूरुयान ने नाराज होकर पूछा। हान सेन के शब्द समूह में उसके अधिकार के खिलाफ थे। सभी लोग अब भी उसकी ओर इसलिए देखते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि लोग शूरुयान को बचाने के लिए आएंगे। मेरा मतलब है, जब आप द्वीप पर इंतजार कर रहे हैं तो क्या आप बेहतर खाना नहीं खाना चाहते? हान सेन ने शांति से पूछा। तुम्हारे पास खाना है? शूरुयान ने हान सेन को देखा, उसे यह समझ नहीं आया कि उसके पास ज्यादा मात्रा में खाना होगा। मेरे पास खाने का कोई सामान नहीं है, लेकिन इस द्वीप पर खाने की बहुत व्यवस्था है, हान सेन मुस्कुराया और बोला। तुम भूतिया आंखों वाले भालुओं के बारे में सोच रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। मैं किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। जुरुयान हान सेन के विचार से बहुत निराश हुआ। यदि उन्हें भूतिया आंखों वाले भालुओं का शिकार करने का कोई मौका मिलता तो वे इस दिन तक इंतजार नहीं करते। शूरुयान को तो ये भी यकीन नहीं था कि हान सेन स्टील आर्मर स्पेशल स्क्वाड का मुखिया है। अगर वह होता भी तो भी कुछ नहीं बदलता।
फूशान एक विशेष दस्ते का मुखिया था और उसके साथ एक पूरी टीम थी। भूतिया आंखों वाले भालू के सामने उसके पास भी ज्यादा मौका नहीं था। अकेले होने के कारण हान सेन को कोई लाभ नहीं था। शू रुयान अब हान सेन से कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने कहा कि वह थक गई है और अपने तंबू में लौट गई। भूतिया आंखों वाले भालुओं को देखे बिना ही हान सेन ने उनका शिकार करने का सुझाव दिया, जिससे शू रुयान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। हान सेन कोई सौदा सुझा भी पाता उससे पहले ही शू रुयान ने अपना अविश्वास जाहिर कर दिया। लेकिन हान सेन को इसकी परवाह नहीं थी। जब उसके पास भूतिया आंखों वाले भालू का मांस था तो उसे यकीन था कि शू रुयान सौदे के लिए गिड़गिड़ाएगी। शू रुयान के पास पूरे ग्रीन स्पेशल स्क्वाड को काम पर रखने के लिए बहुत सारे संसाधन होने चाहिए। हान सेन को लगा कि उसे ब्लैकमेल करना जरूरी है ताकि वह उसे यहाँ भेजने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सके। इसके अलावा हान सेन स्टारी ग्रुप के सभी लोगों से नफरत करता था, और वह भी कोई अपवाद नहीं थी। भाई, तुम्हें व्यावहारिक होना चाहिए। भूतिया आंखों वाले भालू से मत उलझो, लियूजी ने हान सेन के कंधे पर थपथपाया और कहा। जाहिर है, हरे रंग के विशेष दस्ते के सदस्यों को यकीन नहीं था कि हान सेन भूतिया आंखों वाले भालुओं का शिकार कर सकता है। वे बहुत लंबे समय से द्वीप पर फंसे हुए थे और उनके पास लाखों रणनीतियां थीं, फिर भी कोई काम नहीं आई। विंडेंड द्वीप का इलाका बहुत जटिल था। अपनी ताकत और लचीलेपन के कारण भूतिया आंखों वाले भालू आसानी से इधर उधर घूम सकते थे। पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू राजा और 1 दर्जन उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालुओं के कारण जब उनके पास ज्यादा लोग थे तो उनके कई अच्छे लोग मारे गए। हान सेन अकेले कभी नहीं बच पाते। फूशान, क्या तुम्हें मेरे सौदे में रुचि है? हान सेन ने लियूजी को जवाब नहीं दिया, बल्कि फूशान से पूछा। मुझे इसके बारे में बताओ। सबकी उम्मीदों के विपरीत फूशान ने हान सेन को सीधे मना नहीं किया। कप्तान, इस आदमी से क्या बात करनी है? इसकी बातों पर विश्वास मत करो, लियूजी ने जल्दी से कहा। अन्य सदस्यों ने भी फूशान को समझाने की कोशिश की, लेकिन फूशान ने केवल सभी को चुप रहने का इशारा किया। हान सेन मुस्कुराया और बोला, फूशान, चूंकि हम सब स्पेशल स्क्वाड में हैं, तो क्यों न हम सब मिलकर भूतिया आंखों वाले भालुओं का शिकार करें। उसके बाद मैं पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू का मांस ले लूंगा और बाकी हम आधा आधा बांट सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? फूशान ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन वाकई बहुत घमंडी हो रहा था। उसे यकीन था कि हान सेन में कुछ खास बात है, वरना उसका यहाँ अकेले आना नामुमकिन होता। हालांकि हान सेन की बातें उसे फिर भी झिझक रही थीं। लड़के, तुम्हारे पास ऐसी बात करने की कोई जगह नहीं है, लियूजी ने अधीरता से कहा। सचमुच? हान सेन ने असहमति जताई। जब वह द्वीप पर आया ही था तो उसने आसमान से कुछ भूतिया आंखों वाले भालू देखे। भूतिया आंखों वाले भालू द्वीप की कोई अनोखी प्रजाति नहीं थे और हान सेन ने उन्हें पहले भी देखा था। गोल्डन ग्रोलर पर सवार होकर यहाँ आते हुए हान सेन ने एक बड़े समूह में से एक पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू को शेर द्वारा जिंदा निगलते देखा था। गोल्डन ग्रोलर के सामने उस पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हान सेन को उस समय यह भी नहीं पता था कि उसे भूतिया आंखों वाला भालू कहते हैं। निगले जाने से पहले पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू ने प्रतिरोध करने की कोशिश की और हान सेन को पता चल गया था कि वह क्या कर सकता है। गति और शक्ति के मामले में यह वाकई बहुत शक्तिशाली था। सबसे डरावनी बात थी इसकी खड़ी तीसरी आंख, जो इसे परियों की रानी जैसी क्षमता प्रदान करती थी। अपनी तीसरी आंख खोलने के बाद वह सुनहरे ग्रोलर के वार से भी बच पाया। हालांकि वह बस इतना ही कर सकता था। हान सेन का मानना था कि पवित्र रक्त वाला भूतिया आंखों वाला भालू रेत घाटी में मारे गए पवित्र रक्त वाले प्राणी से बस थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर था। इलाके और भूतिया आंखों वाले भालुओं की संख्या की वजह से उनके लिए यह वाकई मुश्किल था। दूसरी ओर हान सेन के पास पवित्र रक्त के पंख थे और वह एक बेहतरीन हत्यारा था। वह रंग बदलने वाली जानवर आत्मा का इस्तेमाल करके चुपके से हमला कर सकता था और उसे भूतिया आंखों वाले भालू से सीधे लड़ने की जरूरत नहीं थी। अगर हरे रंग के विशेष दस्ते के सदस्य मदद के लिए तैयार होते तो हान सेन पूरे भूतिया आंखों वाले भालुओं के समूह को खत्म कर सकता था। उनकी मदद के बिना हान सेन भी यही कर सकता था, बस इसमें ज्यादा समय लगता। आधे मांस का टुकड़ा विशेष दस्ते के साथियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। और हाँ, हान सेन यहाँ का काम जल्दी खत्म करके जल्दी आश्रय में वापस जाना चाहता था। हालांकि चूंकि वे मदद नहीं करेंगे, इसलिए हान सेन ने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। एक रात आराम करने के बाद हान सेन गुफा से बाहर निकला और समूह को, विशेष रूप से शू रुयान को दिखाने के लिए एक भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार करने का फैसला किया ताकि वह उसे ब्लैकमेल कर सके। क्या तुम सचमुच भूतिया आंखों वाले भालुओं का शिकार करने जा रहे हो? गुफा के सामने खड़े होकर शू रुयान ने पूछा। आप दोपहर के भोजन में भूतिया आंखों वाले भालू की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह जरूर सोचें कि आप इसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हान सेन ने बिना पीछे मुड़े शू रुयान की ओर हाथ हिलाया और जंगल में चला गया।
फूशान, तुम क्या सोचते हो? जू रुयान ने फूशान की ओर देखा, क्योंकि उसे यह एहसास नहीं था कि हान सेन अकेले भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार करने की हिम्मत करेगा। बस कोई बदमाश है, अगर वह मरना चाहता है तो मर जाने दो। मुझे नहीं लगता कि वह स्पेशल स्क्वाड से है, मुखिया की तो बात ही छोड़ो। लियू जी ने संगठन में हान सेन जैसा कोई व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। शू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अब भी लगता था कि हान सेन कोई खास इंसान है, हालांकि वह ये नहीं बता सकती थी कि कैसे। मैं इस व्यक्ति की असलियत नहीं समझ पाया। हालांकि मैं अपनी टीम के सदस्यों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था, फूशान ने सोचते हुए कहा। वह भी मानता था कि हान सेन कोई खास व्यक्ति है, लेकिन विशेष दस्ते का मुखिया होने के नाते वह अपनी टीम के सदस्यों की खातिर ऐसा जोखिम नहीं उठा सकता था। शू रुयान ने सिर हिलाया। फूशान की तरह वह भी अब और जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि वह जंगल में नहीं मरेगा, फूशान ने आह भरी। हालांकि वह हान सेन को खास मानता था, लेकिन भूतिया आंखों वाले भालुओं के समूह के हमले से बचना लगभग नामुमकिन था। एक बार भूतिया आंखों वाले भालुओं की नज़र पड़ जाए तो कोई भाग नहीं सकता था। पिछली बार भागने से पहले उन्हें 1 दर्जन लोगों की जान कुर्बान करनी पड़ी थी। शू रुयान ने हान सेन को जंगल में गायब होते देखा और उसके मन में कई तरह की भावनाएं उठीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन सचमुच भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार कर सकता है। दूसरे लोगों को लगा कि हान सेन या तो पागल है या फिर घमंडी, जो उसने अकेले भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार किया। अगर हान सेन भूतिया आंखों वाले भालू से नहीं मारा जाता तो शायद वह उनसे खाना मांगता। जंगल में जाने के बाद हान सेन एक पगडंडी का अनुसरण करते हुए भूतिया आंखों वाले भालुओं के निवास स्थान में घुस गया। सौदा तय होने से पहले हान सेन ने भूतिया आंखों वाले भालुओं के पूरे समूह को खत्म करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पहले एक को मारने और फिर बातचीत करने का फैसला किया। भूतिया आंखों वाला भालू लगभग 6 फीट लंबा था और भूरे रंग के फर से ढका हुआ था, जैसे स्टील ब्रश। माथे पर खड़ी आंख के कारण वह पहाड़ की दीवारों पर आसानी से आ जा सकता था। पहाड़ों में हान सेन चुपचाप रंग परिवर्तक में बदल गया। भूतिया आंखों वाले भालू इधर उधर घूम रहे थे, जबकि हान सेन अंधेरे में दुबका हुआ था। उसका लक्ष्य एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाला भालू था, जिससे शू रुयान पैसे देने को ज्यादा तैयार हो जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि वे किसी भी भूतिया आंखों वाले भालू को नहीं मार पाए। यह इलाका किसी के भी पक्ष में नहीं है। हान सेन ने चारों ओर देखा और हर जगह चट्टानें दिखाई दीं। भूतिया आंखों वाले भालू चट्टानों पर दौड़ सकते थे, जिससे उन्हें मारना नामुमकिन था। फूशान और शू रुयान ने भोजन इकट्ठा करने के लिए अलग अलग टीमें बनाईं और गुफा की रखवाली के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया। हालांकि उनके पास गुफा में बहुत सारे पौधे और मशरूम बचे हुए थे, फिर भी आसपास ज्यादा भोजन की आपूर्ति होने से कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ देर बाहर जाने के बाद उन्हें अचानक भूतिया आंखों वाले भालुओं के निवास स्थान से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। क्या वह सचमुच चला गया? लियू जी ने आश्चर्य से कहा। आवाज़ से उन्हें पता चल गया कि भूतिया आंखों वाले भालुओं ने घुसपैठिए को देख लिया है। एक के बाद एक चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे लग रहा था कि पूरा समूह हान सेन का पीछा कर रहा है। यह अफसोस की बात है। वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। शू रुयान ने आह भरी। काफी देर बाद चीखना बंद हो गया। समूह ज्यादा देर तक बाहर रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। चूंकि भूतिया आंखों वाले भालुओं के समूह को हान सेन ने उकसाया था, इसलिए भालुओं से टकराना उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। जू रुयान और फूशान ने संक्षिप्त चर्चा की और भोजन की तलाश छोड़ने का निर्णय लिया तथा गुफा में वापस जाने के लिए तैयार हो गए। एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाला भालू। गुफा से कुछ ही दूरी पर उन्हें अचानक एक विशाल भूतिया आंखों वाला भालू दिखाई दिया, जिसे देखकर सब डर गए। लोगों ने तुरंत अपनी राक्षसी आत्माओं को बुलाया और तब पता चला कि भूतिया आंखों वाला भालू हिल नहीं रहा था, बल्कि किसी की पीठ पर था। वह व्यक्ति मरे हुए भूतिया आंखों वाले भालू को उठाकर उनकी ओर चल पड़ा। भूतिया आंखों वाले भालू को उस व्यक्ति के चलते हुए ऊपर नीचे चलते हुए देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़का है। वह मरा नहीं, बल्कि उसने सचमुच एक भूतिया आंखों वाले एक उत्परिवर्ती भालू का शिकार किया था। लियू जी ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। बाकी लोग भी हैरान थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हान सेन सचमुच एक भूतिया आंखों वाले और एक उत्परिवर्ती भालू का शिकार करने में सक्षम था, जो अविश्वसनीय था। पहली बार जब वे गए तो आधे लोग मर गए और वे केवल कुछ आदिम भूतिया आंखों वाले भालुओं को ही मार पाए। एक भी उत्परिवर्ती भालुओं को नहीं मारा गया। उस जीव की गति और ताकत अविश्वसनीय थी। चट्टान पर उनमें से किसी एक को मारना लगभग नामुमकिन था। हालांकि हान सेन ने अकेले ही एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार किया। फूशान ने हान सेन को ऊपर से नीचे तक देखा और हान सेन के शरीर पर एक भी चोट नहीं देखी, जिससे वह और भी हैरान हो गया। चीखने चिल्लाने से यह स्पष्ट था कि पूरा भूतिया आंखों वाला भालू समूह चिंतित था, लेकिन हान सेन फिर भी सुरक्षित और स्वस्थ वापस आ गया,
एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू का शरीर लेकर, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा करने में सक्षम होने के लिए हानसेन कितना मजबूत होना चाहिए। जू रुयान ने भी ये देखा और वह अवाक रह गया। क्या तुमने सचमुच भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार खुद किया था? जब हानसेन पास आया तो लियू जी ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है, जब तक कि इस चीज़ को भूतिया आंखों वाला भालू न कहा जाए। हानसेन मुस्कुराया और भूतिया आंखों वाले भालू के शरीर को अपनी पीठ पर लिए गुफा की ओर बढ़ता रहा। भूतिया आंखों वाले भालू का शरीर बहुत बड़ा था और वह उसे खुद खाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। वह इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू का इस्तेमाल जू रुयान के साथ सौदा करने के लिए करना चाहता था, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई उसे देखे। जब गुफा की रखवाली कर रहे लोगों ने हानसेन को एक भूतिया आंखों वाले भालू के साथ वापस आते देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। मिस जू, क्या अब आप किसी सौदे में रुचि रखती हैं? हानसेन ने सबके चेहरे पर नजर डाली और जू रुयान से पूछा। बहुत ज्यादा। जू रुयान की आंखें चमक उठीं। वे सभी 1 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ फंसे हुए थे। शुरुआत में उन्हें थोड़ा सा मीट जर्की खाने को मिला और उसके बाद उन्हें शाकाहारी बनना पड़ा। उन्हें मांस का स्वाद चखे हुए काफी समय हो गया था। मरे हुए भूतिया आंखों वाले भालू का शरीर देखकर उन्हें तुरंत बारबेक्यू का ख्याल आया। बेशक, जू रुयान इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू से कहीं अधिक के बारे में सोच रहा था। चूंकि हानसेन एक उत्परिवर्ती प्राणी को इतनी आसानी से मार सकता था, इसका मतलब था कि वह सभी भूतिया आंखों वाले भालुओं का सफाया कर सकता था। अगर वह ऐसा कर पाता तो उन्हें सिर्फ मांस से ज्यादा फायदा हो सकता था। दरअसल वे शुरू से ही हानसेन से झूठ बोल रहे थे। उनकी मंजिल हमेशा यही द्वीप थी क्योंकि उन्हें यहाँ कुछ चाहिए था। हालांकि समुद्र में उनके साथ एक दुर्घटना हुई। ये बात सच थी। यहाँ आने के बाद भूतिया आंखों वाले भालुओं की वजह से उन्हें वो नहीं मिल पाया जो वे चाहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि हानसेन सभी भूतिया आंखों वाले भालुओं को खत्म करने के लिए काफी मजबूत था, जो कि शू रुयान के लिए शानदार था। शू रुयान को विश्वास था कि आखिरकार कोई न कोई उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। स्टारी ग्रुप के लिए इस द्वीप का पता लगाना बस समय की बात थी। अगर उनके आने से पहले वह जो चाहती थी उसे हासिल कर ले तो यही सबसे अच्छा होगा, वरना वो नाकामयाब ही साबित होगी। अगर बचाव दल के आने के बाद उसे वो चीज़ मिल भी जाती तो उसका श्रेय उसे नहीं मिलता। शू रुयान हानसेन को हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि हानसेन ने ये कैसे किया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसकी मौजूदगी उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो सेन, क्या बात है? शू रुयान ने हानसेन की ओर देखा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी भूख कितनी अच्छी है, हानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के लिए तुम कितना चाहते हो? शू रुयान जितनी गणनाशील थी, वह आसानी से अपने असली उद्देश्य को उजागर नहीं कर पाती। शू रुयान मन ही मन सोच रही थी कि इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के लिए उसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। वह हानसेन को कुछ और उत्परिवर्ती भालुओं का शिकार करने के लिए और भी ज्यादा कीमत दे सकती थी। कुल मिलाकर 1 दर्जन उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू थे। अगर हानसेन उन सभी को मार डालता तो एक पवित्र रक्त भूतिया आंखों वाला भालू समूह के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं होता। तब तक उसका लक्ष्य पूरा हो चुका होता। हालांकि जू रुयान को यह एहसास नहीं था कि जू रुयान शुरू से ही ब्लैकमेल की योजना बना रहा था। मैं इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू की कीमत के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। बाजार मूल्य के अनुसार आप इसे 100 मिलियन में पा सकते हैं, हानसेन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। जब समूह ने बाजार मूल्य सुना तो वे आशावादी हो गए, क्योंकि बाजार मूल्य के हिसाब से एक उत्परिवर्ती जीव का मांस 20 लाख से 30 लाख डॉलर का होगा। अगर वह इसे दोगुना भी कर देता तो भी वह बहुत कम होता। हालांकि हानसेन की कीमत सुनकर वह घबरा गई। लियू जी ने अपना मुंह चौड़ा किया और सोचा, 100 मिलियन में एक उत्परिवर्ती प्राणी, ये किस तरह का बाजार मूल्य है? हानसेन, ये थोड़ा ज्यादा है। बाजार में एक दुर्लभ म्यूटेंट जीव की कीमत भी सिर्फ 2 से 3 मिलियन ही होगी। अगर मैं तुम्हें उस कीमत का 10 गुना भी देने को तैयार हूं तो भी वो 20 से 30 मिलियन ही होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि 100 मिलियन बहुत ज्यादा है? जू रुयान ने हानसेन पर भौहें चढ़ाईं। तुम सही कह रहे हो, इस द्वीप के बाहर यही बाजार भाव है। हालांकि हम एक अलग जगह पर हैं, इसलिए जाहिर है हमारी कीमत अलग है। यहाँ बाजार भाव 10 करोड़ प्रति पीस है। अगर तुम्हें लगता है कि यह बहुत महंगा है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। हानसेन शांत रहा और मुस्कुराया। हानसेन, हम सब बदकिस्मत लोग हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत स्वार्थी हो रहे हो? इसके अलावा तुम स्पेशल स्क्वाड के मुखिया और यहाँ कई लोगों के सहयोगी भी हो। क्या तुम उन्हें एक ही दाम पर बेचोगे? जू रुयान को अचानक एक विचार आया। अगर हानसेन ने हाँ में जवाब दिया तो सब उस पर गुस्सा हो जाएंगे। अगर उसने ना कहा तो चाहे उसने इसे शू रुयान को बेचा हो या फूशान को, बात एक जैसी ही होगी।
शू रुयान को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मांस नहीं खा सकती। जब तक हान सेन सभी उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालुओं का सफाया कर देगा, वह अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। जाहिर है, मेरे पास सबके लिए हमेशा एक ही और उचित दाम होता है। हान सेन ने फिर हरे रंग के विशेष दस्ते की ओर देखा, और मैंने उन्हें पहले भी सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि उन्होंने मुझे मना कर दिया। हान सेन की बातें सुनकर लियूजी शर्मा गया। उसने ही सबसे ज्यादा आपत्ति जताई थी और सोचा था कि हान सेन पागल है। जू रुयान ने हान सेन की बातें सुनी और मन ही मन उत्साहित हो गई। उसने अपना चेहरा सीधा रखते हुए कहा, हान सेन, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे? या तुम स्पेशल स्क्वाड में हो ही नहीं? हान सेन के वापस आने के बाद शू रुयान और उसके आदमी हान सेन और उस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। शू रुयान ने मुंह बनाया और उसके आदमी भी हान सेन को घूर रहे थे। जाहिर है, जू रुयान हान सेन को धमकाने की कोशिश कर रही थी। मूल रूप से उसे डर था कि फूशान और उसकी टीम हान सेन की मदद कर सकती है। चूंकि हान सेन के जवाब ने संभवतः पूरे विशेष दस्ते को नाराज कर दिया था, इसलिए उसे विश्वास था कि अगर लड़ाई हुई तो फूशान उसका पक्ष लेगा। आखिरकार वे एक द्वीप पर फंस गए थे और उन्हें काफी समय से मांस नहीं मिला था। फूशान को हान सेन के खिलाफ शू रुयान के साथ काम करने से इनकार नहीं करना चाहिए। 20 करोड़। हान सेन ने पिछली पेशकश से दोगुनी कीमत रखी। उसने भौहें तक नहीं उठाईं, मानो उसने शू रुयान की धमकी भरी बात सुनी ही न हो। फूशान, विशेष दस्ते में किसी से ऐसा व्यवहार कभी नहीं होगा। हमें उसे नियंत्रित करना चाहिए और उससे पूछताछ करनी चाहिए, जू रुयान ने कहा। शू रुयान को लगा कि फूशान उसके साथ जरूर काम करेगा। आखिरकार स्पेशल स्क्वाड के सदस्य भी तो उस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू को लालच से देख रहे थे और उन्हें हान सेन से कोई लगाव भी नहीं था। उसके आश्चर्य के लिए फूशान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह विशेष दस्ते में है या नहीं, और यह मुझे चिंतित नहीं करता है। फूशान ने अपनी टीम के सभी लोगों को एक तरफ हटने का आदेश दिया। जाहिर था कि वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहता था। यद्यपि उनकी टीम के सदस्यों को आश्चर्य हुआ कि फूशान ने यह निर्णय क्यों लिया, लेकिन उन्हें अपने कप्तान पर पूरा भरोसा था और उन्होंने उनके आदेश का पालन किया। शू रुयान हक्का बक्का रह गई। उसकी समझ के अनुसार फूशान एक समझदार इंसान था। अगर वह हान सेन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तब भी वह पहले उस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू को लेने के लिए राजी हो जाता। फूशान के इस फैसले ने शू रुयान को हान सेन का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। फूशान के इस तरह के फैसले के पीछे एकमात्र कारण ये था कि फूशान को विश्वास नहीं था कि वे हान सेन को हरा सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। हान सेन ने भूतिया आंखों वाले उत्परिवर्ती भालू को उठा लिया। तुम क्या कर रहे हो? शू रुयान ने हान सेन को रोकने की हिम्मत नहीं की। चूंकि मेरा यहाँ स्वागत नहीं है, मैं अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूंगा। मेरे पास वैसे भी एक भूतिया आंखों वाला उत्परिवर्ती भालू है। अगर मैं उसे धीरे धीरे खाऊं तो वह 3 से 5 महीने तक चल सकता है। हान सेन ने भूतिया आंखों वाले उत्परिवर्ती भालू को अपनी पीठ पर बिठा लिया। ठीक है, 100 मिलियन, मैं इस उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू को खरीदूंगा, जू रुयान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे बस इतना चाहिए था कि हान सेन भूतिया आंखों वाले भालुओं को मार डाले। अगर हान सेन सचमुच कहीं छिपकर खुद खाना खाने लगे तो मकसद नाकाम हो जाएगा। कीमत अब 100 मिलियन नहीं रही, अब 200 मिलियन हो गई है। हान सेन के जवाब से शू रुयान का मन हुआ कि उसका गला घोंट दे। 20 करोड़ ठीक है, हालांकि मेरे लिए ईश्वर के अभयारण्य में इतना पैसा लाना असंभव है। मैं तुम्हें एक वचन पत्र लिख सकता हूं और स्टारी ग्रुप तुम्हें गठबंधन में भुगतान कर देगा। शांत होने के बाद शू रुयान के मन में हान सेन को मारने की तीव्र इच्छा हुई। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने हान सेन को कितने वचन पत्र लिखे थे, क्योंकि स्टारी ग्रुप की बचाव टीम हान सेन को जीवित नहीं रहने देगी। माफ करना, मैं सिर्फ नकद लेता हूं। हान सेन ने शू रुयान को नीचे किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि तुम मुझे जानवरों की आत्माओं से भी भुगतान कर सकती हो। हान सेन को पता था कि वे इतनी नकदी नहीं ला सकते थे और सबसे पहले उन्हें अपनी पशु आत्माएं चाहिए थीं। तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? शू रुयान को उसे मारने की प्रबल प्रेरणा महसूस हुई। एक पवित्र खून वाले पशु की आत्मा का बाजार मूल्य लगभग 100 या 200 मिलियन होगा। इसलिए मैं एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के लिए एक पवित्र खून वाले पशु की आत्मा कहूंगा, हान सेन ने जू रुयान से कहा। लगता है तुम्हारा कोई गंभीर सौदा करने का इरादा नहीं है। शू रुयान नाराज हो गई। उसके लिए एक पवित्र रक्त वाले जानवर की आत्मा को किसी उत्परिवर्ती प्राणी के बदले में देना संभव नहीं था। हम व्यापार कर रहे हैं, आप मुझे कोई प्रति प्रस्ताव दे सकते हैं, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के लिए 5 आदिम पशु आत्माएं, जू रुयान ने सुझाव दिया। 5 उत्परिवर्ती पशु आत्माएं अधिक पसंद हैं, हान सेन ने पलकें झपकाते हुए कहा।
सौदेबाजी के बाद जूरुयान एक उत्परिवर्ती भूत आंखों वाले भालू के बदले एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा का व्यापार करने में सक्षम हो गया, जिससे हानसेन प्रसन्न हुआ। दोनों ही उत्परिवर्ती प्राणियों से प्राप्त पशु आत्मा का मूल्य मांस से कहीं अधिक था। अन्य स्थानों पर यह एक असंभव सौदा होता। जहां तक पवित्र रक्त पशु आत्मा की बात है, हानसेन जानता था कि शूरुयान उसे वह कभी नहीं देगा। हानसेन ने शूरुयान द्वारा पेश किए गए 3 उत्परिवर्ती पशु आत्माओं में से एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा चुना। वह सबसे कीमती था। हानसेन को खुद किसी उत्परिवर्ती पशु आत्मा की जरूरत नहीं थी और वह सिर्फ एक महंगा पशु आत्मा बेचना चाहता था। तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हानसेन ने उस जानवर की आत्मा को लिया और शूरुयान की तरफ मुस्कुराया। वह जल्द ही गुफा से बाहर निकल गया और इन लोगों के साथ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहता था। जूरुयान खुद को फूशान की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकी। फूशान, क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है कि वह जो चाहे करे? वह फूशान को दोष नहीं दे रही थी, बस जवाब चाहती थी। उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के शरीर को ध्यान से देखो, फूशान ने शांति से कहा। जूरुयान चकित हो गया और उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू के शरीर की ओर चला गया। समूह के बाकी लोग भी शव के पास पहुंचे और यह समझने की कोशिश करने लगे कि फूशान का क्या मतलब है। कुछ ही देर में सब चुप हो गए। पहले तो उन्होंने शरीर पर बहुत सारा खून देखा और सोचा कि हानसेन और भूतिया आंखों वाले भालू के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई होगी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि शरीर पर लगा सारा खून एक ही घाव से निकला था। भूतिया आंखों वाले भालू का सिर्फ गला कटा था, कहीं और चोट नहीं लगी थी। साफ जाहिर था कि उसे एक ही वार में मार दिया गया, इससे पहले कि वह कोई संघर्ष कर पाता। सब हैरान थे। एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू को इतनी सफाई से मारना अविश्वसनीय था। अकेले भूतिया आंखों वाले भालू के आवास में जाना, एक ही वार में एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालू को मारना और उसके शरीर को सुरक्षित और स्वस्थ वापस लाना, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हमें दुश्मन के रूप में देखना चाहिए, फूशान ने शांत भाव से समझाया। उसे नहीं पता था कि हानसेन वाकई उस विशेष दस्ते में है भी या नहीं। अगर हानसेन नहीं भी होता तो भी फूशान उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। अगर हानसेन होता तो वे दोनों एक ही संगठन के होते और उसके पास हानसेन से लड़ने की कोई वजह नहीं होती। शूरुयान कुछ नहीं बोला। जैसा कि फूशान ने समझाया था, जो कोई भी ऐसा कर पाता है वह विस्मयकारी होता है। आमतौर पर एक उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाला भालू किसी पवित्र रक्त वाले भालू से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। शूरुयान सोच भी नहीं सकता था कि हानसेन ऐसा कैसे कर पाता है। तो क्या हुआ? वह भी अब इसी द्वीप पर फंस गया है। जब बचाव दल आएगा तो वह उड़कर नहीं जा पाएगा, जूरुयान ने क्रूरता से सोचा। गुफा से निकलकर हानसेन एक ऊंचे पहाड़ पर उड़ गया और पूरे द्वीप का अवलोकन किया। जब उसने शूरुयान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो उसे उसकी प्रतिक्रिया में कुछ अजीब लगा। हानसेन उसे ब्लैकमेल करने और उसकी परीक्षा लेने के लिए एक हास्यास्पद कीमत मांग रहा था। शूरुयान की प्रतिक्रियाओं और उसके व्यवहार के कुछ विवरणों ने हानसेन को यकीन दिला दिया कि ये द्वीप जरूर कुछ खास होगा। हानसेन को विश्वास नहीं हुआ कि शूरुयान जैसा व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा भोजन पाने के लिए इतनी ऊंची कीमत चुकाएगा और इतना सहनशील होगा। बहुत मुमकिन है कि उनकी मंजिल यही द्वीप हो। शायद वो इन भूतिया आंखों वाले भालुओं से जुड़ी कोई चीज़ चाहती हो, वरना उसे उनमें इतनी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हानसेन को अपने अंदाजे पर और भी यकीन होता जा रहा था। एक बेहतरीन हत्यारे होने के नाते वो लोगों को पढ़ना जानता था और शूरुयान की बातों और हरकतों से वो बहुत कुछ समझ सकता था। भूतिया आंखों वाले भालुओं के निवास स्थान में कुछ खास खासियत नहीं थी। जब हानसेन भालुओं का शिकार करने गया था तो उसने भी उस जगह का पता लगाया था। वहां भूतिया आंखों वाले भालुओं के समूह के अलावा और कुछ नहीं था, जिनमें सिर्फ एक पवित्र रक्त राजा था। शूरुयान के लिए सिर्फ पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार करने के लिए ये यात्रा करना असंभव था। दुनिया का कोई भी पवित्र रक्त वाला प्राणी इतनी परेशानी के लायक नहीं था। इसके अलावा हानसेन को इस बात से पता था कि वे भूतिया आंखों वाले भालू के बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे यहाँ किसी खास जीव के लिए नहीं आए थे। वरना अगर वे अच्छी तैयारी करते और उनके पास पर्याप्त औजार होते तो पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू का शिकार करना इतना मुश्किल नहीं होता। अगर वे यहाँ भूतिया आंखों वाले भालू के लिए नहीं बल्कि भूतिया आंखों वाले भालू से जुड़ी किसी चीज़ के लिए आए हैं। हानसेन ने अपनी नाक छूते हुए सोचा। अचानक उसे कुछ याद आया, शायद इसीलिए हानसेन भालू के आवास को देखने के लिए आसमान में और ऊपर उड़ गया। और ऊपर जाते हुए हानसेन को लगा कि वह सही ही कह रहा होगा। द्वीप पर पहाड़ परतों में बढ़ते हुए थे। ऊपर से देखने पर वे एक विशाल कमल जैसे लगते थे और हर पहाड़ एक पंखुड़ी जैसा दिखता था। बीच में भूतिया आंखों वाले भालू रहते थे। बस पहाड़ों के अजीब आकार को देखकर हानसेन बहुत खुश हुआ। ईश्वर के अभयारण्य में पशु आत्मा की गारंटी देने वाला एकमात्र स्थान रहस्यमय द्वीप के अलावा प्राणियों का घोंसला था। परमेश्वर के पवित्र स्थान में जीवों की संख्या लगभग असीमित थी।
किसी क्षेत्र में यदि सभी जीव मारे भी जाएं तो भी शीघ्र ही नए जीव प्रकट हो जाते थे। मनुष्यों ने इस पर व्यापक शोध किया था और निष्कर्ष निकाला था कि अधिकांश जीव अपने स्वयं के प्रजनन से नहीं आए थे, बल्कि कहीं न कहीं मनुष्यों ने घोंसला कहा था। ये घोंसले आमतौर पर जमीन से हजारों फीट नीचे छिपे होते थे। कभी कभी इन घोंसलों से बड़ी संख्या में जीव जंतु जन्म लेते थे। मनुष्य अभी भी यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये जीव ईश्वर के अभयारण्य में अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचे। एक आकस्मिक अभियान में कुछ लोगों को एक घोंसला मिला जो किसी कारण से जमीन पर खुला पड़ा था। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्होंने पाया कि हर घोंसले में एक अंडा होता है। अगर कोई उस अंडे को तोड़ दे तो उसे निश्चित रूप से एक जानवर की आत्मा मिल जाएगी। अंडा अपने आप में खतरनाक नहीं था, लेकिन सामान्यतः घोंसले में बहुत सारे जीव रहते थे, जिसके कारण घोंसले में जाकर अंडे को तोड़ना कठिन हो जाता था। अगर कोई भाग्यशाली हो तो घोंसले में केवल साधारण और आदिम जीव ही हो सकते हैं, लेकिन अगर घोंसले में पवित्र रक्त वाले जीव हों तो खून खराबे के लिए तैयार रहना होगा। जो लोग पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारने में सक्षम थे उनके लिए यह अच्छी बात थी, क्योंकि इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिल सकता था। ये घोंसले सतह पर बहुत कम दिखाई देते थे, इसलिए बहुत कम लोगों ने इन्हें देखा था। सतह पर बने घोंसले की एक खासियत होती थी, ये हमेशा एक तरह के भूभाग में स्थित होते थे जिसे जीवन कमल कहा जाता था। जीवन कमल परतों वाले पहाड़ों से बना था और घोंसले का प्रवेश द्वार हमेशा कमल के केंद्र में होता था। हानसेन ने स्काईनेट से जो पढ़ा था उसके अनुसार घोंसले में रहने वाले जीव सीधे प्रवेश द्वार से बाहर नहीं निकलते थे। आज तक किसी को नहीं पता चला कि घोंसले में रहने वाले जीव ईश्वर के अभयारण्य में कैसे पहुंच गए। हालांकि घोंसले के प्रवेश द्वार पर भूतिया आंखों वाले भालुओं के एक समूह ने कब्जा कर लिया था। शू रुयान और अन्य लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी और इसलिए वे घोंसले में प्रवेश करने में असफल रहे। हानसेन को यह एहसास नहीं था कि समूह अभी तक घोंसले में प्रवेश नहीं कर पाया था। इसका मुख्य कारण ये था कि उन्होंने समुद्री जानवरों के हमले में समुद्र में अपने अधिकांश उपकरण खो दिए थे। चूंकि तुम असफल हो गए थे तो शायद मुझे पहले जाना चाहिए। हानसेन बड़ी खुशी से घोंसले में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था। असल में वह कुछ भूतिया आंखों वाले भालुओं का शिकार करना चाहता था और शू रुयान से और भी उत्परिवर्ती पशु आत्माएं हासिल करना चाहता था। ये जानते हुए कि यह एक घोंसला था, वह अब भूतिया आंखों वाले भालुओं को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निस्संदेह ये भूतिया आंखों वाले भालू सबसे अच्छे पहरेदार कुत्ते थे। उनके यहाँ होने से समूह कभी भी घोंसले में प्रवेश नहीं कर पाता और हानसेन शांति से अंदर अंडे की तलाश कर सकता था। शाबाश शू रुयान, तुमने मुझे और ज्यादा उत्परिवर्ती भूतिया आंखों वाले भालुओं को मारने के लिए फुसलाया ताकि तुम इस घोंसले में घुस सको। हानसेन ने चुपके से मुस्कुराते हुए कहा, दुर्भाग्य से मुझे तुम्हारी योजना पहले से ही पता है और तुम निराश हो गए। हानसेन पहाड़ पर उतरा और चुपके से जीवन कमल के केंद्र की ओर बढ़ा। वह वहां एक बार जा चुका था और भूतिया आंखों वाले भालुओं को बिना डराए घोंसले में घुस सकता था। जहां तक पवित्र रक्त वाले भूतिया आंखों वाले भालू की बात है, हानसेन ने अंडा तोड़ने के बाद उसे मारने की तैयारी कर ली। जाहिर है ये भूतिया आंखों वाले भालू घोंसले में नहीं रहते थे। आसपास के इलाके पर उनका कब्जा महज एक संयोग था। हानसेन रंग बदलने वाले यंत्र का इस्तेमाल करके धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद वह घोंसले के सामने था। जैसा कि स्काईनेट पर बताया गया था, घोंसला एक पत्थर की गुफा थी जो सीधे कुएं की तरह नीचे की ओर जाती थी। पत्थर काले और चिकने थे और प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही वयस्क निकल सकता था। हानसेन बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे फिसल गया। 12 फीट नीचे गिरने पर उसके पैर जमीन पर आ गए। उसकी आंखों के सामने एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखाई दिया। उसके चारों ओर काले पत्थर थे जिनके बीच कई चमकते हरे क्रिस्टल थे। हालांकि वे निराशाजनक लग रहे थे, फिर भी वे अंधेरे से कहीं बेहतर थे। लोग इन क्रिस्टलों को हरा सोना कहते थे, जो घोंसलों में हर जगह दिखाई देते थे। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह से उपयोगी भी नहीं थे। हानसेन ने सावधान रहने का फैसला किया और अपने प्रेत चींटी कवच को बुलाया, खुद को पूरी तरह से सुरक्षित किया और धीरे धीरे घुमावदार रास्ते पर चलने लगा। स्काईनेट के अनुसार इस रास्ते की लंबाई लगभग 8 मील होनी चाहिए। सामान्य तौर पर इस रास्ते पर कोई प्राणी नहीं होगा। हानसेन स्काईनेट पर पूरा भरोसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और अब भी सतर्क था। हालांकि इस बार स्काईनेट सही था और उसे रास्ते में एक भी जीव नजर नहीं आया। जब हानसेन ने आखिरकार हरे सोने की एक दीवार को अपना रास्ता रोकते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। स्काईनेट पर लोगों की बातों के मुताबिक अगर वह इस दीवार को तोड़ देता तो उसे असली घोंसला दिखाई देता। हालांकि एक बार दीवार टूट गई तो अगर अंदर कोई जीव जंतु होगा तो वह तुरंत हमला कर देगा और इसके लिए खुद को तैयार रखना होगा। युद्ध के बरकरार रहने से इस तथ्य की भी पुष्टि हुई कि भूतिया आंखों वाला भालू इस घोंसले से नहीं आया था।
हान सेन ने हरे सोने की दीवार के आर पार देखने की कोशिश की और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या अंदर कोई जीव है, लेकिन हरा सोना पर्याप्त स्पष्ट नहीं था। चूंकि हान सेन वहां पहले से ही मौजूद था, उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने हीरे की तलवार पकड़ी, गहरी सांस ली और तलवार दीवार पर मार दी। टकराना। हरा सोना कोई मजबूत पदार्थ नहीं था और सिर्फ 1 इंच मोटा था। हान सेन के वार से अचानक 6 फुट ऊंचा और 1 फुट चौड़ा छेद बन गया। हान सेन ने हीरे की तलवार हाथ में लिए हुए सावधानी से दरवाजे के अंदर देखा और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर दंग रह गया। ये हरी रोशनी से नहाया हुआ एक भूमिगत महानगर था। छत चमकते हरे सोने के लाखों टुकड़ों से सजी हुई थी, मानो एक पूरी हरी आकाशगंगा हो। तरह तरह की काली चट्टानें किसी भूल भुलैया की तरह एक दूसरे से सटी हुई थीं। उनमें कुछ भी बनावटी नहीं था। वे कुछ ततैया के घोंसलों जैसे थे, एक ही समय में बेतरतीब और नियमित। हान सेन जानता था कि ये कोशिकाएं तथाकथित घोंसला बनाती हैं। हर कोशिका में कोई न कोई जीव हो सकता है। जैसे ही उस जीव को उसकी उपस्थिति का पता चलता, वह बिना सोचे समझे उसे मारने की कोशिश करता। हान सेन ने देखा कि वहां हर आकार की हजारों कोठरियां होंगी, कुछ उसके हाथ जितनी छोटी तो कुछ महल जितनी बड़ी। वे सभी एक अजीब और स्वाभाविक तरीके से आपस में जुड़ी हुई थीं। इस दुनिया के सभी देवताओं, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। काश यहाँ बहुत सारे जीव न होते। कुछ आदिम जीव ही काफ़ी होते। हान सेन ने दबे पांव चलते हुए प्रार्थना की। हालांकि घोंसले के पार उड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त जगह थी, हान सेन ने अपने पंखों का इस्तेमाल करने की योजना नहीं बनाई थी। जब वह ऊपर उड़ता तो सभी जीव उसे साफ देख सकते थे और संभवतः समूह में उस पर हमला कर सकते थे। छत इतनी ऊंची नहीं थी कि वह सभी हमलों से बच पाता, इसलिए हान सेन ने ऐसा न करने का फैसला किया। एक कोठरी के पास से रेंगते हुए हान सेन की नज़रें उस पर गड़ी थीं। अगर कुछ गड़बड़ होती तो वह तुरंत वापस चला जाता। उसे राहत मिली कि जब तक वह कोठरी के पास से नहीं निकला तब तक वह पूरी तरह शांत थी। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। काली कोशिकाएं अलग अलग आकार के टाइम बम जैसी थीं। हान सेन को नहीं पता था कि कब कोई कोशिका अचानक फट जाएगी। हान सेन लगभग डर के मारे मर ही गया था। वह पहले ही 1000 से अधिक कोशिकाओं से गुजर चुका था और उसे कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दिया था। क्या ये घोंसला खाली हो सकता है? हो सकता है सारे जीव चले गए हों। हान सेन ने सोचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार जब तक अंडा नहीं टूटता, घोंसला नए जीवों का प्रजनन करता रहेगा। चूंकि दीवार अभी भी बरकरार थी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आया होगा। तो अंडा भी अभी यहीं होगा। यहाँ कोई जीव कैसे नहीं है? हान सेन ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी वह सतर्क रहा। हर बार जब वह किसी कोठरी के पास से गुजरता तो हान सेन हमेशा उसे घूरता रहता, कहीं कोई प्राणी उसे अचानक पकड़ न ले। हालांकि हजारों कोठरियां देखने के बाद भी उसे एक भी जीव नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि घोंसला सचमुच खाली था। ये बहुत अजीब है। स्काईनेट के अनुसार पहले खोजे गए घोंसलों में हमेशा कम से कम सैकड़ों जीव होते थे और कभी कभी तो हजारों भी हो सकते थे। फिर यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है? अचानक हान सेन को एक दरार सुनाई दी। उसने तुरंत उस तरफ देखा। वह कोठरी उससे 30 फीट से भी ज्यादा दूर 9 फीट ऊंची थी। उसमें दरारें पड़ गई थीं और दरारें बढ़ती जा रही थीं। आखिरकार हान सेन ज्यादा घबराया नहीं। वह कुछ कदम पीछे चला और एक जगह ढूंढी जहां ज्यादा जगह थी। उसकी नज़रें कब्र जैसी दिखने वाली कोठरी पर टिकी थीं। जैसे जैसे कोशिका में दरार पड़ती गई, वह टूटकर गिरना बंद हो गई। टकराना। अचानक किसी चीज के टकराने से कोठरी खुल गई और ढह गई। एक आकृति कोठरी से बाहर निकली। एक मानव जैसा प्राणी। आकृति को देखने के बाद हान सेन ने अचानक हीरे की तलवार को और कसकर पकड़ लिया। सामान्य रूप से कहें तो एक मानव प्राणी के पवित्र रक्त वाला होने की बहुत अधिक संभावना होती है। ये जीव एक कंकाल था जो देखने में सफ़ेद जैद जैसा लग रहा था। इसकी हड्डियों के बीच आम कंकालों की तरह कोई खाली जगह नहीं थी। इन अतिरिक्त कड़ियों की वजह से यह बेहद लचीला था। कंकाल की हड्डियों पर कई काले निशान थे और उसके हाथों में काले खंजरों की एक जोड़ी थी। गियर्स। हान सेन हैरान था। उस मानव जैसे प्राणी के अपने गियर थे, यानी एक की बजाय 2 खंजर, जिसका मतलब था कि उस प्राणी से निपटना आसान नहीं होगा। कंकाल हान सेन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें खोखली नहीं थीं, बल्कि उनमें एक जोड़ी सफ़ेद आंखें थीं। हान सेन को घूरते हुए कंकाल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। शुरुआत में ये धीमी थी, धीरे धीरे ये तेज होती गई। 1 दर्जन कदमों में ये हान सेन के चेहरे पर तूफान की तरह घूम गई। अचानक एक काला खंजर हान सेन के गले पर था। इस बिंदु पर हान सेन को यकीन हो गया कि कंकाल एक पवित्र रक्त प्राणी है। उसे इससे कोई डर नहीं था। हीरे की तलवार घुमाते हुए वह खंजर को रोकने ही वाला था। खंजर छोटे थे, इसलिए हान सेन का वार निश्चित रूप से उन्हें दूर गिरा देगा।
हालांकि जैसे ही हीरे की तलवार खंजरों से टकराने वाली थी, कंकाल ने एक असंभव तरीके से मुड़कर अपना खंजर वापस खींच लिया। एक झटके में कंकाल का दूसरा खंजर लगभग हानसेन की भौहों के बीच आ गया। हानसेन अपने कवच के आर पार तलवार की ठंडक महसूस कर सकता था।